अभिमन्यु को दिखाते हुए कहा, सर, शाम के 6 बज गया है। मेरे ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। मुझे घर जाना है बिकॉज घर पर मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। ओके मिस्टर बॉस। इतना कहकर जैसे ही अनामिका जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही अभिमन्यु झट से उसके करीब आया और उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। अनामिका अवाक थी। अभिमन्यु के सीने से उसकी पीठ लगी हुई थी और अभिमन्यु ने अनामिका के पेट पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा कि तुम किसी और का इंटीमेट वीडियो नहीं देखोगी। इसका मतलब है नहीं देखोगी, समझी? अभिमन्यु की इस तरह से हक जताकर कहने पर अनामिका को गुस्सा चढ़ने लगा था, क्योंकि 2 दिन पहले यही इंसान था जिसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था और आज यही इंसान उसे इतने हक से किसी और की इंटीमेट वीडियो ना देखने के लिए कह रहा था। अनामिका आगे मुड़ी और अभिमन्यु को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, देखिए मिस्टर अभिमन्यु, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। घर पर आप मेरे हस्बैंड हैं और आपके कमरे पर मैं रह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह मुझ पर अपना हक जताएं। और हक तब जताया जाता है जब एक मर्द और औरत के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनता है। मेरे और आपके बीच में हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और आप मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। तो मुझ पर यह हक जताना बंद कीजिए। अभी अनामिका और कुछ कहती, उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसके हाथ को पकड़कर झटके से खींचा और उसे उसकी पीठ से लगा दिया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हक हक की बात कर रही हो? मेरा हक तुम पर उतना है जितना तुम सोच भी नहीं सकती। बीवी हो तुम मेरी और तुम पर हक है मेरा, क्योंकि बीवी पर हस्बैंड का हक सबसे ज्यादा होता है। और रही इंटीमेट वीडियो ना देखने की बात, तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज से और अभी से तुम ऐसी कोई इंटीमेट वीडियो नहीं देखोगी, या फिर 50 साल के बाद भी। अगर मैंने ये सुना कि तुमने किसी का, चाहे वो पोर्न स्टार हो या फिर रियल लव मेकिंग, अगर तुमने किसी का भी इंटीमेट सीन देखा, तो उसी वक्त मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, समझी? ये कहते हुए अभिमन्यु अनामिका की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में अभी गुस्सा और जलन साफ नजर आ रही थी, जैसे कि अगर उसका बस चलता तो अनामिका ने जो पहले अभिमन्यु राठौर का इंटीमेट वीडियो अरेंज करते हुए देखा था, वो उस वक्त उसकी आंखें निकाल लेता। लेकिन अभी वो उसे समझा रहा था। तभी अनामिका ने गुस्से से उसे दूर धकेलते हुए कहा, हद होती है किसी चीज की। मिस्टर अनावट, आप तो इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैंने उनकी इंटीमेट वीडियो रियल में देखी है। मैं कोई सामने जाकर खड़ी होकर बना नहीं रही थी, मैंने उसे अरेंज किया था किसी और का, समझे? बड़े आए मुझे समझाने वाले। ये कहकर अनामिका केबिन से बाहर चली गई। अनामिका तो केबिन से बाहर चली गई थी, लेकिन 2 लोग थे जो कान लगाकर केबिन के अंदर हो रही बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई और नहीं, अनुराग और रोहित थे। रोहित ने अनुराग से पूछा, यार, हमारी लेडी बॉस तो बड़ी गुस्से वाली है। मतलब अभिमन्यु को टक्कर की मिली है, जो इस अड़ियल घोड़े को सुधार कर रख देगी। उसकी बात सुनकर अनुराग ने कहा, यहाँ से चल। अगर उसे पता चल गया ना कि हम उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो हम दोनों को यहाँ से चलता कर देगा। चल यहाँ से। ये कहकर अनुराग ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। वहीं केबिन के अंदर अभिमन्यु गुस्से से अनामिका को जाता हुआ देख रहा था। उसने खुद से कहा, एक बार मुझे पता तो चले कि तुमने किसी का इंटीमेट वीडियो देखा है। उस वक्त अगर मैंने तुम्हारी हालत बुरी ना करती ना, तो मेरा नाम भी अभिमन्यु राणावत नहीं। तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ किसी और के ऐसे लम्हों को देखे। अभिमन्यु गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था। उसके दिमाग में बार बार अनामिका की कही हुई बातें गूंज रही थीं। उसने गुस्से में केबिन की टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर दीवार पर दे मारा। पेपर वेट के ग्लास वॉल से टकराते ही कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। लेकिन अभिमन्यु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अंदर की आग अनामिका के यूं उसे जवाब देकर जाने से धधक उठी थी। जबरदस्ती शादी की थी, इसलिए साथ रह रही हो? हक जताना बंद कर दूं? अभिमन्यु ने दबे लहजे में खुद से कहा। उसकी आंखों में एक खतरनाक गुस्सा नजर आ रहा था। देखता हूँ कब तक मुझसे बचकर रहोगी, अनामिका। वो तेजी से केबिन से बाहर निकला। अभी सभी एम्प्लॉय अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे, इसलिए अभिमन्यु के इस तरह से वहां सबके बीच आने से सभी उसे देखने लगे थे और सभी आपस में बातें कर रहे थे कि ये कौन है। अभिमन्यु ने अनामिका को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन अनामिका कहीं नजर नहीं आई। क्या वो ऑफिस से जा चुकी है? उसने इधर उधर देखते हुए खुद से ही पूछा। अभिमन्यु वापस अपने केबिन में आया और डेस्क पर रखे अपनी कार की चाबी उठाई और सीधे पार्किंग की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में तेजी थी, जैसे वो किसी भी हाल में अनामिका को रोकना चाहता हो। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी नजर अनामिका पर पड़ी, जो कार डोर ओपन कर खड़ी थी और उसमें बैठने ही वाली थी। अभिमन्यु तेजी से कार की तरफ बढ़ा और उसने अनामिका से कहा, मेरे कार में चलकर बैठो, मैं घर जा रहा हूं तो तुम्हें भी घर छोड़ दूंगा। अभिमन्यु को सामने देख ड्राइवर तुरंत करके ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और उसने अभिमन्यु को ग्रिट किया। अभिमन्यु ने उसके ग्रिट करने पर हाँ में सर हिलाया और अनामिका को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, अभी मैंने तुमसे कहा कि चलकर मेरे कार में बैठो। अनामिका ने जैसे ही मना करना चाहा, वैसे ही अभिमन्यु उसके 2 कदम आगे आया
और उसने झटके से अनामिका को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे अपनी कार की तरफ लेकर आगे बढ़ गया। कार की पैसेंजर सीट का डोर ओपन करके अनामिका को उसमें बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जो बात मैं एक बार कहता हूँ उसे मान लिया करो, इसमें तुम्हारी ही भलाई होगी। ये कहते हुए अभिमन्यु ने सीट बेल्ट लगा दिया था। वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर आया, डोर खोला और बैठकर तेजी से कार स्टार्ट करके फुल स्पीड से पार्किंग से कार निकाल कर ले गया। वहीं ड्राइवर बस आंखें फाड़े अपने बॉस की हरकत को देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ सारे रास्ते कार में सन्नाटा था और अनामिका बस अभिमन्यु को घूर रही थी। तभी अभिमन्यु ने उससे कहा, इस तरह घूरना बंद करो, तुम्हारी आंखों में दर्द होने लगेगा। तभी अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे एक बात बताइए, आप तो ज्यादा बोलते नहीं हैं, फिर आज आपका मुंह इतना कैसे चल रहा है? क्या आज आपने किसी से मुंह उधार लिया है जो आपका मुंह इतना कुछ बोल रहा है? और आपकी हरकतें, वो तो माशाल्लाह, आज कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। अनामिका के इस तरह ताने मारने से अभिमन्यु ने उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर मुंह फेर कर कार चलाने लगा। करीब आधे घंटे के बाद राणावत विला में अभिमन्यु की कार इंटर करती है। वॉचमैन जल्दी से जाकर गेट खोलता है तो अभिमन्यु कार लेकर अंदर आ जाता है। कार रुकते ही अनामिका जल्दी से डोर खोलकर सीट बेल्ट निकालकर भागकर विला के अंदर चली जाती है। अनामिका जब अंदर आती है तो देखती है कि रागिनी जी सोफे पर बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही है। अनामिका भागकर जाकर उनको साइड हक करते हुए उनसे बोली, माँ, आपका बेटा बहुत बुरा है, आपको पता है उसने आज मेरे साथ क्या किया? रागिनी जी अनामिका के बालों को सहलाते हुए बोली, अच्छा, ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने? बताओ तो, अभी उसकी खबर लेती हूँ। वो मेरी बहू को तंग करता है, क्या किया उसने? बताओ। रागिनी जी के इस तरह प्यार से सवाल करने से अभी अनामिका उनसे कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी नजरें अभिमन्यु की गुस्से भरी नजरों से जा मिली। अब क्या करेगी अनामिका अभिमन्यु के गुस्से भरी नजरों को देखकर? क्या वो रागिनी जी के सवालों का जवाब देगी? इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अभिमन्यु इस तरह से अनामिका को घूर रहा था कि अनामिका के मुंह से आवाज ही बाहर नहीं निकली, बल्कि वो तो रागिनी जी के पीछे छुप गई। रागिनी जी अनामिका को खुद के पीछे छुपते हुए देखकर अभिमन्यु की तरफ देखी और बोली, अभिमन्यु, इसे इस तरह से घूरना बंद करो, वो डर रही है। अभिमन्यु बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने मन में बोला, ये डर रही है, ये तो दूसरों को डराने वालों में से है। अभी माँ के सामने कितनी सीधी बन रही थी और ऑफिस में कैसे लड़ रही थी मुझसे। अगर माँ को ये पता चल गया ना तो वो खुद ही उसे मुझसे दूर रखेगी, और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर रहे। वहीं नीचे अभी भी अनामिका की नजरें अभिमन्यु की पीठ को घूर रही थी। तभी रागिनी जी ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, वो चला गया, अब डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिनर में क्या खाओगी ये बताओ, मैं जल्दी से मैट से बोलकर बनवा देती हूँ। तभी अनामिका ने उनसे कहा, माँ चलिए ना, हम दोनों साथ में बनाते हैं, मजा आएगा। तभी रागिनी जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें डिनर बनाने की क्या जरूरत है, घर में सर्वेंट्स है ना, मैं उनसे बोलकर बनवा देती हूँ। जो तुम्हें खाना है बस तुम बता दो, तुम क्या खाओगी? तभी अनामिका ने बहुत प्यार से उनसे कहा, साथ में मिलकर बनाते हैं ना, उस खाने की बात ही अलग होगी। मैं तो सोच रही हूँ कि सुबह का नाश्ता और रात का डिनर हम माँ बेटी साथ में मिलकर बना लेंगे, इससे हम दोनों साथ में कुछ वक्त भी बिता लेंगे। अनामिका के इस तरह कहने से रागिनी जी उसे मना नहीं कर पाई और अपनी जगह से उठते हुए बोली, अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से ऊपर जाओ, अपने कपड़े चेंज करके आओ, हम दोनों माँ बेटी एक साथ डिनर बनाएंगे। रागिनी जी के ये कहने पर जैसे अनामिका की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा, उसके पैरों में जैसे पहिए लग गए और वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रागिनी जी उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। वहीं अनामिका अपने कमरे में घुसते ही तुरंत कपबोर्ड खोलकर अपने कपड़े ढूंढने लगी। अभिमन्यु ने उसे देखा, लेकिन फिर उसने उसे इग्नोर करके बाथरूम की तरफ आगे बढ़ गया। अनामिका कबर्ड में अपने लिए कोई सिंपल सा ड्रेस ढूंढ रही थी, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी सिंपल सा ड्रेस नहीं मिला, तो उसने एक बार फिर से अभिमन्यु की टी शर्ट और ट्राउजर निकाल लिया। अभिमन्यु जो अभी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था, उसे मेल नोटिफिकेशन आने पर वो मेल चेक करने लगा था और उसे धक्का देकर अनामिका बाथरूम में घुस गई थी। अभिमन्यु बस हैरानी से उसे देखता रह गया कि वो मुंह से बोलकर भी तो कह सकती थी कि उसे पहले बाथरूम में जाना है, लेकिन नहीं, इस लड़की ने उसे ही धक्का देकर साइड हटा दिया। अभिमन्यु बाथरूम के दरवाजे को घूरता रह गया, लेकिन बेचारा कितनी ही देर तक वो दरवाजे को घूमता रहता, इसलिए वो जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया और अनामिका के बाहर आने का वेट करने लगा। 10 मिनट बाद अनामिका अभिमन्यु के ट्राउजर और टी शर्ट में बाहर निकली तो उसे देखकर अभिमन्यु गुस्से से अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उस पर बिफरते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कपबोर्ड में है ना, फिर मेरे कपड़े क्यों पहन रही हो? तुम मेरे कपड़े उतारो। तभी अनामिका ने मुंह ऐंठते हुए उससे कहा, पहले मेरे लिए कोई सिंपल कपड़े तो लेकर आइए, तब ना मैं घर पर सिंपल कपड़े पहनूंगी। क्या घर में भी मैं डिजाइनर सूट पहनकर रहूं?
जब तक आप मेरे लिए सिंपल कपड़े लेकर नहीं आते हैं तब तक मैं आपके ही कपड़े घर पर पहनूंगी। और हाँ, मिस्टर अभिमन्यु रानावत, आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े अरेंज किए और आज मैं जो ऑफिस पहनकर गई थी ना, वो भी उनमें से ही एक था। चलिए, बाय, मैं नीचे जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। इतना कहकर अनामिका भागकर कमरे से बाहर निकल गई। वहीं अभिमन्यु अनामिका के बदले हुए बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। ये लड़की तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलती है। ऑफिस में कुछ और थी, घर आने के बाद कुछ और अब तो वो कुछ और ही थी। अभिमन्यु सोचने लगा, कहीं मैंने इंसान को छोड़कर गिरगिट से तो शादी नहीं कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अनुराग जब अपने घर पहुंचा तो वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर घर के अंदर चला गया, क्योंकि उसे किसी की नाराजगी से डर लगता था। वो घर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक कतार में सारे सर्वेंट्स सिर झुकाए खड़े हैं और सामने सोफे पर एक 7 साल की लड़की बैठी सभी को घूर रही है। अनुराग ने पीछे से जाकर बच्ची की आंखों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, बताओ, मैं कौन हूँ? वो बच्ची अपने नन्हे हाथों से अनुराग के हाथों को छूकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे प्यारे डैडा। अनुराग मुस्कुराते हुए आगे आया और उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठते हुए बोला, अच्छा, तो फिर ये बताओ कि यहाँ फौज क्यों खड़ी है? आप सबकी क्लास ले रही थी? तभी उस लड़की ने कहा, डैडा, ये सब कोई काम नहीं करते हैं। आपको पता है, मैंने इनसे कहा कि जैसे मेरे डैडा मेरे लिए आमलेट बनाते हैं, सेम टू सेम वैसा ऑमलेट बनाकर लाओ, लेकिन ये वैसा बना ही नहीं पाए, इसलिए मैं इन्हें इस घर में नहीं रखना चाहती। आप इन्हें निकाल दो। अनुराग अपनी गोद में बैठी छोटी सी प्यारी सी बच्ची की बातें सुनकर हंसते हुए बोला, लेकिन मेरी एंजेल को तो ये पता है ना कि उसके डैडा के जैसा आमलेट कोई नहीं बना सकता। वो तुम्हारा फेवरेट है ना, तो फिर सर्वेंट्स कैसे बना पाएंगे? तभी एंजेल ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे डैडा का बनाया हुआ आमलेट मेरा फेवरेट है, वो तो कोई और बना ही नहीं सकता। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी तो अनुराग ने उसके चेहरे को थामकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, दैट्स माई गुड गर्ल। अच्छा, ये बताओ कि अभी आप क्या खाओगे? आपके डैडा आपके लिए वो बनाकर लाएंगे। तभी एंजेल अनुराग की गोद से नीचे उतर गई और एंजेल ने अपनी कमर पर हाथ रखकर अनुराग को घूरते हुए कहा, आप भूल गए डैडा, आप मुझे आज शॉपिंग पर लेकर जाने वाले थे, मुझे बाहर घुमाने वाले थे, आप फिर से लेट हो गए। उसकी बातें सुनकर अनुराग ने अपनी जुबान को अपने दांतों तले दबाते हुए कहा, ओ माई लिटिल प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। और आज ना, वो क्या है ना, बच्चे, ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसे सॉल्व करने में आपके डैडा को वक्त लग गया, इसलिए मैं टाइम पर नहीं आया। लेकिन हम अभी चलते हैं, वैसे भी अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो आप और मैं खूब सारा एंजॉय करेंगे, गेमिंग पार्लर में खेलेंगे, बहुत सारी डिशेस खाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे हमारी एंजेल के लिए। अनुराग की बातें सुनकर एंजेल खुश हो गई तो अनुराग उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में लेकर गया और उसे रेडी करके उसे लेकर घर से बाहर चला गया। आज दोनों बाप बेटी खूब सारी शॉपिंग करने वाले थे और गेम्स खेलने वाले थे। जी हाँ, एंजेल अनुराग की बेटी थी, लेकिन अनुराग की वाइफ उसके साथ नहीं थी, क्योंकि उसे अपने पति अनुराग और अपनी बेटी से ज्यादा अपना फिगर प्यारा था, इसलिए वो एंजेल को जन्म भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन अनुराग अपनी जिंदगी में एक छोटी सी परी चाहता था, इसलिए उसके जोर देने पर उसकी वाइफ ने बच्ची को जन्म तो दिया, लेकिन उसका फिगर पूरी तरह से खराब ना हो जाए, इसलिए एंजेल के जन्म लेते ही वो अनुराग और अपनी बच्ची दोनों को छोड़कर चली गई। लेकिन अनुराग ने हार नहीं मानी। वो अकेले ही अपनी बच्ची को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहा है और उसे संभाल भी रहा है, और इसलिए अनुराग की पूरी दुनिया उसकी बेटी एंजेल में सिमट कर रह गई है। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलेन। अनामिका भागकर किचन में आई और उसने देखा कि रागिनी जी पहले से ही किचन में डिनर बनाने की तैयारी करवा रही हैं। वो अंदर गई और उसने रागिनी जी को पीछे से हक करते हुए कहा, तो मॉम, ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मैं आज आपका फेवरेट डिश बनाऊंगी। तभी रागिनी जी ने उससे कहा, आलू के पराठे और खट्टी मीठी चटनी। रागिनी जी की बात सुनकर अनामिका ने कहा, ओके, तो अब हमें आलू के पराठे और खट्टी मीठी चटनी बनानी है, तो चलिए मैं पहले आलू धो देती हूँ और आटा गूंथ लेती हूँ। तभी रागिनी जी ने कहा, और पुलाव भी बनाना है, दही का रायता भी मेरे बेटे को पसंद है। अभिमन्यु के बारे में सुनकर अनामिका का मुंह बन गया। उसने धीरे से अपने मन में कहा, उस खड़ूस के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। तभी रागिनी जी ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, अनु, वो तुम्हारा पति है और पहले मेरा बेटा, तो उसे खिलाए बिना मैं कैसे खा सकती हूँ, बताओ। उनकी बातें सुनकर अनामिका ने कहा, ओके ओके, तो आपके लिए मैं उसे भी झेल लूंगी। वैसे वो खड़ूस बहुत ज्यादा ही खड़ूस है। इतना कहकर अनामिका दौड़कर किचन से बाहर निकली और हॉल में लगी टीवी पर म्यूजिक चैनल लगाकर उसने सॉन्ग चला दिया, जिसमें सॉन्ग स्टार्ट हुआ, लंदन ठुमकदा। फिर वो वैसे ही डांस करते हुए किचन में गई और रागिनी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें डांस कराने लगी। तू हो गई 1 2 2, ओ कुड्डिए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी, तू तुरु तुरु, पतंगाम वर्गी, तू ऐवई उड्डिठती, ओ हो गई मुंडे दी, तू तुरु तुरु।
अनामिका आगे बढ़ती तो रागिनी जी अपने पैर पीछे करती, और जब रागिनी जी अपने पैर आगे करती तो अनामिका अपने पैर पीछे कर देती। इस तरह से स्टेप करते हुए अनामिका ने रागिनी जी को गोल घुमाकर छोड़ा तो रागिनी जी ने कुकर पकड़कर उसमें आलू डालकर पानी डाला और उसे धोकर गैस पर चढ़ा दिया। वहीं अनामिका ने पतीले पर आटा लिया और उस पर पानी डालकर उसे गूंथने लगी, और वैसे ही उसकी कमर भी लचक रही थी, वो डांस कर रही थी। हिल्ला दे जल्दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दी यार, अंग्रेजी पढ़ती, हिट पिट तू करती, जिम्मे क्वीन साठी विक्टोरिया, तू घंटी बिग बांग दी, पूरा लंदन ठुमकता, ओ जुड्डो नाचे पहन दी, पूरा लंदन ठुमकता, हाय हाय, फाइनली तेरा ये वर्जिनिटी का व्रत टूटेगा, शस्सस, मम्मी सुन लेगी पागल। वहीं रागिनी जी ने अब अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर टांका और वो टमाटर और धनिया पत्ती की चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में रखने लगी। फिर अनामिका ने जैसे ही आटा गूंथ लिया, उसने आटे को साइड में रखा और पुलाव के लिए वो सब्जियां बारीक काटने लगी। फिर उसने गाजर लिया और उसे माइक बनाकर गाने के लिरिक्स गाते हुए रागिनी जी की कमर को अपनी कमर से मारने लगी। रागिनी जी हंसते हुए अनामिका की कमर को अपनी कमर से मारने लगी। वहीं किचन में सर्वेंट जो थे वे उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। वहीं बाकी सर्वेंट जो शाम का बचा हुआ काम कर रहे थे वे भी सॉन्ग स्टार्ट होने के बाद से आकर उन दोनों को किचन में मस्ती करते हुए देखकर हंस रहे थे। लट्ठे दी चादर, उठे हनीमून कर माहिया, आवो सामने, आवो सामने, तेरा की साइज है वे 10 माहिया, मलमल का कुर्ता, दिख जाए सब कुछ क्लियर माहिया, तेरे सामने, लगता है छोटा पलंग माहिया। वहीं सब्जियां काटने के बाद अनामिका उन्हें धोकर पतीले में डालने लगी और उसने चावल धोकर भिगो दिए। फिर उसने एक चम्मच लिया और सब्जियों को चलाने लगी। उसी चम्मच को गिटार की तरह पकड़कर वो गाने के आगे के लिरिक्स गाते हुए रागिनी जी को आंखों से इशारे करने लगी। रागिनी जी भी उसी अंदाज में उसे फुल रिस्पांस देने लगी। वे आगे बढ़ी, अनामिका का हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाने लगी। फिर अचानक उन्होंने अनामिका को अपनी बाहों में भरकर झुका दिया। ओ सियापा, ओ ये हो ये, डेथ ही हो गई, ओहो ओ भाई, जनरेटर चला यार, ओ ये कमाल ही करता है तू, तेरी माँ की आंख ठुमकता, ठुमकता लंदन ठुमकता, ठुमकता ठुमकता ओ वाह जी, वाह तुनकता तुनकता। रागिनी जी ने पतीले में सारे मसाले डाले और उन्हें चलाने लगी। वहीं अब अनामिका आलू के पराठे बनाने के लिए लोई बनाकर उसमें आलू भर रही थी और साथ ही रागिनी जी के पैर से अपना पैर टकरा रही थी। जब मसाले भून गए तो रागिनी जी ने उनमें पानी डालकर सब्जियों में मिला दिया और पकने के लिए छोड़ दिया। तभी अनामिका उनके पीछे आई और उन्हें पकड़कर अपनी कमर से लंदन ठुमकता स्टाइल में उनकी कमर पर मारने लगी। अब दोनों ही एक दूसरे को पकड़कर खिलखिलाकर हंसते हुए किचन में अपना डांस करते हुए डिनर बना रही थी। ठुम्बा तुनकता तुनकता तुनकता, आहा तू घंटी बिग बैंग दी, पूरा लंदन ठुमकता ओह जुट्टो नाचे पहन दी, पूरा लंदन ठुमकता, ओये 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 ओये, बल्ले बल्ले। अभी भी दोनों लंदन ठुमकता सॉन्ग पर अपने कमर को ठुमका रही थी और हंस रही थी। रागिनी जी अनामिका के साथ आज का डिनर बनाना एंजॉय कर रही थी। रागिनी जी ने हंसते हुए कहा, अनु, तुम मुझे नचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। अनामिका ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या करूं मॉम, आप इतनी कूल जो है, और अब तो ऐसा रोज होने वाला है। दोनों हंसने लगी और इसी बीच अनामिका ने पराठे बेलने शुरू कर दिए। उसने तवे पर पराठा डाला और घी लगाकर सेंकने लगी। वहीं रागिनी जी पुलाव के लिए तड़का लगाने लगी। किचन में घी और मसालों की खुशबू फैल गई थी। वहीं अभिमन्यु जो ऊपर अपने बाथरूम में शावर ले रहा था, जैसे ही फुल वॉल्यूम में उसने गाना सुना, उसने खुद से ही कहा, आज ये सॉन्ग, वो भी इतने वॉल्यूम में, और मॉम कहाँ है, उन्हें तो ऐसा कुछ पसंद नहीं है। ठीक है, जाकर देखता हूँ। ये कहते हुए अभिमन्यु ने शावर बंद किया और टॉवल लपेटकर बाहर निकला। उसने जाकर अलमारी से अपनी टी शर्ट और ट्राउजर निकाले तो उसे अनामिका का ख्याल आ गया कि वो जब से आई है उसके कपड़ों पर अपना हक जमा रही है। तो अभिमन्यु ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। 2-3 रिंग में कॉल रिसीव होने पर उसने कहा, हर्ष, जो साइज मैंने तुम्हें बताया था उसके अकॉर्डिंग तुम नाइट सूट और नॉर्मल सूट्स घर भेज दो। उसकी बात सुनकर हर्ष ने कहा, ओके ब्रो, लेकिन ये तो बताओ कि ये जो ड्रेस आप मंगवा रहे हो ये किसके लिए है? क्या हमारी भाभी आ गई हैं? तभी अभिमन्यु ने कहा, घर आकर खुद मिल लो। अभिमन्यु की ये बात सुनकर हर्ष ने चौंकते हुए कहा, रियली, आपने शादी कर ली और बताई भी नहीं? ओह गॉड, मैं तो घर आकर जल्दी मिलूंगा अपनी भाभी से। हर्ष की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। अभिमन्यु अपने फोन को पॉकेट में रखकर कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे आया, सॉन्ग की तेज वॉल्यूम और साफ सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि जाकर टीवी बंद कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले देख ले कि आखिर चल क्या रहा है। वो रागिनी जी को ढूंढते हुए किचन की तरफ बढ़ गया, क्योंकि पूरे हाल में उसे वे कहीं भी नजर नहीं आई। जब वो किचन के दरवाजे पर पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा वो उसके लिए चौंकाने वाला था। रागिनी जी और अनामिका दोनों डांस करते हुए डिनर बना रही थीं और साथ में खिलखिलाकर हंस भी रही थीं। अभिमन्यु को याद नहीं था कि उसने अपनी माँ को आखिरी बार इस तरह खुलकर हंसते हुए कब देखा था, लेकिन अभी
उन्हें इतनी खुश देखकर उसके दिल को एक अजीब सी सुकून भरी खुशी महसूस हुई। वो दरवाजे पर हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन नजर आ रही थी। कम से कम उसकी माँ अनामिका के साथ इतनी जल्दी घुल मिल गई थी और इतनी खुश थी। अभिमन्यु भले ही अनामिका को पसंद नहीं कर रहा था या फिर जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक बात वो अच्छे से समझ गया था। अगर उसकी माँ अनामिका के साथ इतनी खुश है तो वो किसी भी हाल में उसे अपनी माँ से और इस घर से दूर नहीं जाने देगा। अनामिका और रागिनी जी दोनों ने मुड़कर देखा। अभिमन्यु दरवाजे पर खड़ा था, हल्के गीले बाल, सफेद टी शर्ट और ट्राउजर में। उसकी भौहें हल्की छड़ी हुई थीं, पर आंखों में हैरानी के साथ हल्की मुस्कान भी थी। अनामिका ने तुरंत उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहा, ओहो, खड़ूस जी आ गए। अब तो किचन का माहौल सीरियस हो जाएगा। रागिनी जी ने अभिमन्यु को किचन में देखकर कहा, अभिमन्यु, तुम किचन में क्यों आ गए बेटा? तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, हम खाना लेकर आते हैं। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और किचन के अंदर आकर प्लेट उठाते हुए बोला, तो क्या मेरा खाना आज स्पेशल तरीके से बना है? अनामिका ने हाथ नचाते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, प्यार से नहीं बल्कि ठुमकों से बनाया है। खाना खाकर देखो, क्या पता तुम्हें भी डांस करना आ जाए। रागिनी जी ने हंसते हुए पुलाव परोस दिया और कहा, चलो अब ज्यादा बातें नहीं, पहले खा लो। अभिमन्यु ने पहला निवाला लिया और रुक कर बोला, अच्छा बना है। अनामिका चौंक गई। हे भगवान, खडूस ने तारीफ कर दी। कहीं सूरज तो पश्चिम से नहीं निकल गया? रागिनी जी हंस पड़ी और अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, जबकि अनामिका विनिंग मुस्कान के साथ पराठा सेंकने लगी। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलेन। अभिमन्यु को यूं मुस्कुराते हुए देखकर रागिनी जी के होठों पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। वो अभिमन्यु के पास आईं और उसके सीने से लग गईं। अभिमन्यु ने जो हाथ में प्लेट पकड़ रखी थी उसे स्लैब पर रखा और उसने भी रागिनी जी को अपने सीने से लगा लिया। रागिनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अभिमन्यु से दूर हुईं और उसके चेहरे को थाम कर नीचे झुकाकर उसके माथे को चूम कर बोली, आज कितने सालों बाद तुम मुस्कुराए हो अभी। जब से तुम्हारे पापा गए हैं तब से आज मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। मैं तो चाहती हूँ कि बस ऐसे ही तुम मुस्कुराते रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर तुम्हारे पापा भी ऊपर से खुश हो रहे होंगे। तभी अभिमन्यु ने रागिनी जी को अपने गले से लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं हमेशा से ठीक हूँ और आपके पास हूँ। अभिमन्यु की नजरें सामने खड़ी अनामिका पर थीं। रागिनी जी अभिमन्यु से दूर हुईं और पीछे मुड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनामिका को अपने पास बुलाने लगी। अनामिका ने कलछी साइड में रखी और वो रागिनी जी के पास आ गई। उसने अपना हाथ रागिनी जी के हाथ में दिया तो रागिनी जी उसे अपने और अभिमन्यु के पास ले आईं। और अभी का माहौल ये था कि अनामिका और रागिनी जी दोनों ही अभिमन्यु के सीने से लगी हुई थीं और अभिमन्यु का एक हाथ अनामिका की कमर पर था और एक हाथ रागिनी जी के सिर पर था। उसने रागिनी जी के माथे को चूमा और अनायास ही उसके होंठ अनामिका के माथे पर चले गए। उसने अपनी आंखें बंद करके अनामिका के माथे को भी चूम लिया और इस पल में अनामिका की आंखें भी बंद हो चुकी थीं। कुछ देर में वो माहौल इमोशनल हो गया था, क्योंकि सर्वेंट जो इतने सालों से अभिमन्यु और रागिनी जी के साथ थे, उन्होंने भी कभी अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और ना ही रागिनी जी और अभिमन्यु के बीच ऐसा माहौल कभी बना था। इमोशनल माहौल तब बनता था जब रागिनी जी अपने पति अभिलाष जी को याद करके रोती थी और अभिमन्यु उन्हें जाकर संभालता था। लेकिन आज का ये लम्हा कुछ और ही था। रागिनी जी अभिमन्यु से दूर हुई और बोली, तुम चलकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, हम डिनर लगाते हैं। अनामिका भी अभिमन्यु से दूर हो चुकी थी। अभिमन्यु बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर पर बैठ गया। वहीं रागिनी जी ने अनामिका को अपने सीने से लगाते हुए कहा, थैंक यू बेटा, हमारे घर में हमारी जिंदगी में आने के लिए। तुम्हारे आने से मेरा बेटा बदल रहा है, खुश रह रहा है। उसके होठों पर आज इतने सालों बाद मैंने मुस्कुराहट देखी है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि अब बस मेरा बेटा और तुम इस घर में खुशियां भर दो। रागिनी जी के ये कहने पर अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और शर्म से लाली छा गई। ये देखकर रागिनी जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। कुछ दिनों में मुझे इस घर में नन्ही किलकारियां गूंजती हुई सुनाई देनी चाहिए। रागिनी जी के ये कहने पर अनामिका झट से उनके गले लग गई और बोली, क्या माँ, आप भी? हम हैं ना आपके पास, हमारे पास रहिए ना, ऐसे ही एंजॉय करते हुए। और जिनके बारे में आप कह रही हैं, उन्हें आने में अभी वक्त है, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए भी मैच्योर होना पड़ेगा ना। और अभी मैं मैच्योर नहीं हूँ। आप देख रही हैं ना मैं कैसी बदमाशियां कर रही हूँ। वहीं ये सारी बातें अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर बैठा सुन रहा था और उसे खुद नहीं पता चला कि कब वो मुस्कुराने लगा था। रागिनी जी जल्दी से डाइनिंग टेबल पर पुलाव लाकर अभिमन्यु की प्लेट में सर्व करने लगी और रायता रखने लगी। फिर आलू की पूरी और खट्टी मीठी चटनी, उसके साथ तीखी चटनी सब रखते हुए अभिमन्यु को आलू पूरी का एक बाइट तोड़कर अपने हाथों से खिलाते हुए बोली, इसे खाकर बताओ कैसा बना है।
अभिमन्यु ने रागिनी जी के हाथ से पहला बाइट खाया और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर बोला, बहुत अच्छा बना है माँ, बहुत टेस्टी है। रागिनी जी खुश हो गईं और वो अपने हाथों से ही अभिमन्यु को खाना खिलाने लगी। वहीं रागिनी जी अनामिका को अभिमन्यु के बगल की चेयर पर बैठाईं और उसे भी अपने हाथों से खिलाने लगीं। जैसे ही अनामिका इस चीज के लिए मना करती, अभिमन्यु ने टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि अभी रागिनी जी उन दोनों को खिलाते हुए बहुत खुश थीं। इसलिए अभिमन्यु नहीं चाहता था कि अनामिका टोक दे और रागिनी जी को बुरा लगे। अभिमन्यु के इस तरह हाथ दबाने से अनामिका चुप हो गई और रागिनी जी प्यार से उसे खिलाने लगी। रागिनी जी के खिलाने से अनामिका की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब रागिनी जी ने उसके मुंह में एक और कौर डालने के लिए हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि वो रो रही है। अनामिका को रोते हुए देखकर रागिनी जी हैरानी से उससे बोली, अनु, क्या हुआ बेटा? तीखा बना है क्या? बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तभी अनामिका ने अपना मुंह खोला और उनके हाथ से निवाला खाते हुए, रोते हुए उनकी कमर में अपने हाथ चारों तरफ लपेट कर उनसे लिपटते हुए बोली, नहीं माँ, तीखा नहीं बना है, बस ये प्यार कभी मिला ही नहीं, इसलिए आज जब आपसे ये प्यार मिला तो मेरा दिल रोए बिना नहीं रह सका। अनामिका के रोने से अभिमन्यु को भी तकलीफ हुई थी, लेकिन अनामिका रागिनी जी से लिपटी हुई थी, इसलिए वो उसे अभी संभाल नहीं सकता था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से उसने जबरदस्ती शादी की, उसके लिए उसके दिल में तकलीफ क्यों हो रही है। रागिनी जी ने प्यार से अनामिका के आंसू साफ किए और उसे कहा, मैं माँ हूं ना, मैं तो प्यार करूंगी अपनी बेटी को, तो बस मेरी बेटी को अब रोज ऐसे ही प्यार मिलेगा। रागिनी जी ने अनामिका के माथे पर किस किया और उसे प्यार से खिलाने लगी, एक बार अनामिका को और एक बार अभिमन्यु को। फिर अनामिका ने रागिनी जी के मुंह की तरफ एक बाइट तोड़ कर दिया तो रागिनी जी ने उसके हाथ से खा लिया। अब तीनों चेयर पर बैठे एक दूसरे को प्यार से खिला रहे थे और तीनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। ये माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर वहां खड़े सर्वेंट भी खुश नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपनी नन्ही एंजल का हाथ थामे शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एंजल की आंखें चमक उठीं। चारों ओर खिलौने, कपड़े और तरह तरह की चीजें देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। वहीं अनुराग के शॉपिंग मॉल में आने की खबर सुनकर मॉल का मैनेजर खुद उनका वेलकम करने के लिए उनके पास आ गया। वो जल्दी से अनुराग के पास आते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोला, वेलकम सर। अनुराग ने उससे हाथ मिलाया और उसे बोला, हमें गेमिंग जोन में जाना है पहले। हाँ हाँ डैडा, पहले हम गेमिंग जोन में जाएंगे। एंजल ने अनुराग के मुंह से गेमिंग जोन सुनकर कहा और अनुराग का हाथ खींचने लगी। अनुराग मुस्कुराया और बोला, ओके माय प्रिंसेस, पहले गेमिंग जोन फिर शॉपिंग। मैनेजर उन्हें गेमिंग जोन की तरफ ले गया। एंजल खुशी से ताली बजाने लगी। वे दोनों गेमिंग जोन में पहुंचे, जहां एंजल ने सबसे पहले रेसिंग गेम खेलने की जिद की। अनुराग उसे कार की सीट पर बैठाकर खुद भी उसके साथ बैठ गया। जैसे ही गेम शुरू हुआ, एंजल ने चिल्लाते हुए कहा, डैडा, मैं आपको हरा दूंगी। अनुराग एंजल को खुश देखकर हंसते हुए बोला, अच्छा, देखते हैं मेरी एंजल अपने डैडा को हरा पाती है या नहीं। गेम के दौरान एंजल ने पूरे स्पीड में कार चलाई और आखिर में वो जीत गई। वो खुशी से उछल पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं जीत जाऊंगी। अनुराग ने उसे गोद में उठाकर प्यार से उसके गाल पर किस किया और बोला, हाँ मेरी जान, तुम हमेशा अपने डैडा से जीत जाती हो। इसके बाद उन्होंने और भी कई गेम्स खेले और सभी में एंजल जीत रही थी और अनुराग उसे देखकर हंस रहा था। अनुराग ने एंजल को कार से उतारते हुए उससे कहा, अब हमने बहुत गेम खेल लिए हैं, तो अब चलो हम शॉपिंग करते हैं। तुम्हारे लिए ड्रेस भी खरीदनी है ना? चलो। अनुराग एंजल को लेकर किड्स सेक्शन में चला गया। वहां पर तरह तरह की ब्रांडेड ड्रेस डमी पर लगी हुई थी। अनुराग ने एक प्रिंसेस फ्रॉक पसंद की और उसे सेल्स गर्ल से उतारने के लिए कहा। सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए प्रिंसेस फ्रॉक को लेकर आई और एंजल की बॉडी पर लगाकर देखते हुए बोली, आप तो इसमें बहुत प्यारी लग रही हो। तभी एंजल ने उससे कहा, मैं अपने डैडा की बेटी हूं ना, इसलिए मैं प्यारी हूं। एंजल की बातें सुनकर सेल्स गर्ल मुस्कुराने लगी। फिर उसने अनुराग से पूछा, सर, इसे पैक करना है? अनुराग ने कहा, हाँ, इसे पैक कर दीजिए। फिर सेल्स गर्ल ने कहा, एक मिनट सर, और एंजल के पास बैठी। वो बोली, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? मैं सोच रही थी कि इतनी प्यारी सी एंजल है तो इसकी एक प्यारी सी पिक ले लूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। एंजल ने अपने डैड अनुराग की तरफ देखा और बोली, ओके, नो प्रॉब्लम। वो सेल्स गर्ल एंजल को लेकर चेंजिंग रूम में गई और उसे वो प्रिंसेस फ्रॉक पहनाकर बाहर लेकर आई। अनुराग एंजल को देखकर बस देखता ही रह गया। उसकी बेटी कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। वहीं सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए अनुराग से बोली, देखिए सर, एंजल कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद सेल्स गर्ल ने एंजल की अलग अलग पोज में कई तरह की पिक्स ली। फिर अनुराग के साथ भी कुछ पिक्स ली और कई पिक्स एंजल ने सेल्स गर्ल के साथ भी क्लिक करवाई। किसी पिक में तो अनुराग, सेल्स गर्ल और एंजल तीनों थे और वे बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे थे। अनुराग ने सेल्स गर्ल से कहा, आपको पता है इसका नाम एंजल ही है। तब वो सेल्स गर्ल हैरानी से अनुराग की तरफ देखकर बोली, ओह रियली? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, क्योंकि ये इतनी प्यारी है।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका नाम एंजल है। वो नीचे बैठी और एंजल के गाल पर किस करते हुए बोली, तो लिटिल एंजल, आपको ये ड्रेस कैसी लगी? अब बताओ। एंजल ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बहुत प्यारी। आपका नाम क्या है? इस ड्रेस की तरह आप भी बहुत प्यारी हो। तभी सेल्स गर्ल ने कहा, मेरा नाम कश्ती है। अनुराग ने प्रिंसेस ड्रेस के साथ और भी कई ड्रेस एंजल के लिए खरीदी और उनका बिल बनवाया। बिल पे करने के बाद एंजल कश्ती को बाय बोलकर अनुराग के साथ किड्स सेक्शन से बाहर निकल गई। अनुराग ने एंजल के लिए ढेर सारे कपड़े, खिलौने और चॉकलेट्स खरीदी और जब वे फूड कोर्ट में पहुंचे तो एंजल ने बड़ी मासूमियत से पूछा, डैडा, आज मैं आपको खाना खिलाऊं? अनुराग ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, आज तो मैं तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊंगा। अनुराग ने अपने और एंजल के लिए बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, कई तरह की डिशेस और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। जब उनका ऑर्डर कुछ देर में आ गया तब एंजल ने अपने नन्हे हाथों से अनुराग को बर्गर खिलाया और अनुराग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। डैडा, आप सबसे अच्छे हो। एंजल के इस तरह से कहने से अनुराग की आंखों में नमी आ गई। उसने एंजल को गले लगाते हुए कहा, और तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी बच्ची। शॉपिंग और खाने के बाद वे दोनों कार में बैठे। एंजल की आंखों में अब हल्की नींद थी। अनुराग ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर बढ़ने लगा। कश्ती के उसे इतना प्यार करने से एंजल ने अनुराग से पूछा, डैडा, मम्मा हमें क्यों छोड़कर चली गई? एंजल की मासूम सवाल ने अनुराग को हैरान कर दिया था। अनुराग ने एक पल को गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि शायद भगवान ने चाहा कि तुम्हें सिर्फ डैडा का प्यार मिले और मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, मेरी जान। एंजल ने अनुराग का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर अपना सिर रखकर हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। अनुराग ने उसके माथे पर एक किस किया और कार को तेजी से घर की ओर बढ़ा दिया। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। सबका डिनर होने के बाद अनामिका अपनी जगह से उठी और वो प्लेट्स उठाने लगी। तभी एक सर्वेंट जो हॉल में ही मौजूद थी, वो जल्दी से अनामिका के पास आई और उससे बोली, यंग मैडम, आप क्यों उठा रही है प्लेट्स? मैं हूं ना, मैं उठा लेती हूँ। तो अनामिका ने उससे कहा, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपना ही घर है तो काम करने में कौन सा हर्ज है, मैं उठा लेती हूँ ना। लेकिन मैट ने अनामिका के हाथ से प्लेट लेते हुए कहा, नहीं यंग मैडम, आप मत उठाइए। ये कहकर वो प्लेट्स लेकर चली गई। तभी रागिनी जी ने अनामिका के गाल को प्यार से छूते हुए कहा, इस घर में सर्वेंट है, वो अपना काम करना जानते हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस खुद पर ध्यान दो और मेरे बेटे पर ध्यान दो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हें याद है ना? मुझे जल्दी ही इस घर में मेरे पोते पोतियां चाहिए। उनके हंसने की आवाज इस घर में गूंजनी चाहिए, नन्ही किलकारियां गूंजनी चाहिए, समझी? फिर उन्होंने अनामिका के कान में कहा, खुद को अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद मेरी बेटी के सामने आना, ताकि मेरा बेटा तुमसे अट्रैक्ट हो सके और तुम्हें देखकर खुद पर कंट्रोल ना कर सके। तुम्हें पता है, तुम्हारे फादर इन लॉ ऐसे ही थे। जब भी मैं तैयार होकर उनके सामने जाती थी ना, तो वो अपनी होश खो बैठते थे। रागिनी जी की बातें सुनकर अनामिका खी 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 करके हंस दी। तो वहीं अभिमन्यु चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। रागिनी जी ने अनामिका से कहा, देखो मेरा बेटा कैसे चुपचाप चला गया, मतलब वो इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि उसे भी अपना बच्चा चाहिए। रागिनी जी की ये कहने पर तिरछी नजरों से अनामिका ने अभिमन्यु को देखा, क्योंकि जो भी हो वो हैंडसम तो था, ऊपर से उसका हस्बैंड और उसका बॉस भी था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अकड़ू इतना था कि उसके पास जाने में भी अनामिका को डर लगने लगता था। लेकिन उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उस वक्त वो नहीं डरती थी। रागिनी जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जाओ, अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। रागिनी जी की ये कहने पर अनामिका उनसे गले मिलते हुए बोली, आप भी जाकर रेस्ट करो। ऐसा कहकर अनामिका फुदकती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वहीं अनामिका को ऐसे देखकर रागिनी जी मुस्कुराईं, क्योंकि आज इतने सालों बाद उनका बेटा मुस्कुराया था और जिस लड़की की वजह से उनका बेटा मुस्कुराया था, खुश था, उस लड़की को वो अपने सर आंखों पर रखने वाली थी। वहीं कमरे में अभिमन्यु अपना फोन लिए और लैपटॉप लेकर बेड पर बैठा था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और वो लैपटॉप पर कुछ मेल चेक कर रहा था। वहीं उसके दिमाग में बार बार रागिनी जी की बातें गूंज रही थीं कि उन्हें जल्दी ही इस घर में पोता पोती चाहिए, और उसे अनामिका की आंखों में जो आंसू थे वो याद आने लगे थे। तभी उसने अपने दिमाग को झटकते हुए कहा, अभिमन्यु, तुझे वापस इंग्लैंड जाना है, इसलिए चुपचाप से अपना काम कर और मोम को बोलकर चला जा, क्योंकि अगर तू यहाँ रहा तो खुद को रोक नहीं पाएगा, और मोम जो अपनी फरमाइश कर रही है उन्हें तू पूरा नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चले जाने में ही तेरे लिए भलाई है। अभी अभिमन्यु ये कह ही रहा था कि तभी डोर खोलकर अनामिका अंदर आई और वो चुपचाप जाकर एक पिल्लो और चादर लेकर सोफे पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अभिमन्यु अनामिका को ही देख रहा था। फिर उसने अपने दिमाग को झटका और अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु राठौड़ अपने फ्लैट में अपने सिर को पकड़े बेड पर बैठा था और सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी वाइफ को देखा
जो कि उसी के बगल में बैठी हुई थी। लेकिन उसने तो खुद ही अपनी वाइफ को हाथ पकड़कर खींचा था, तो उसे तो खुद नहीं पता था कि वो नशे की हालत में वो कौन से रूम में जा रहे हैं। फिर उसने देखा था तो उस रूम में कोई टीवी नहीं था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी इंटीमेट वीडियो आखिर पब्लिक हुई कैसे, और उसके साथ जो लड़की है वो कौन है, क्योंकि अभी कुछ दिन से तो वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। और अगर बॉडी से पहचानने की कोशिश करे तो उसके साथ इंटीमेट वीडियो में जो लड़की है उसकी बॉडी ब्लर की हुई है, इसलिए वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। और फिर एक लड़की हो तो पहचान होगी ना, वो तो इंटीमेट वीडियो में कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसलिए अभिमन्यु राठौड़ कुछ सोचते हुए जल्दी से अपने मोबाइल में वायरल वीडियो सर्च लिखकर सर्च करता है, जिस पर उसे कल वाली अपनी और कई लड़कियों के इंटीमेट वीडियोस इस तरह से वायरल होते हुए मिले, जिसे देखकर तो जैसे कि अभिमन्यु राठौड़ की पूरी तरह से होश ही उड़ गए। उस वायरल वीडियो में अभिमन्यु राठौड़ का चेहरा रिवील हो रहा था, और कमेंट पढ़कर तो अभिमन्यु राठौड़ को ऐसा लगा जैसे कि अभी उसके मुंह पर कई थप्पड़ जड़ दिए गए हों। अभिमन्यु राठौड़ अच्छे से देख सकता था कि उस वीडियो में उसे पूरे अच्छी तरह से 100 करके दिखाया गया है, लेकिन वहीं उन लड़कियों का फेस और उनके बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। वहां पूरी तरह से लड़कियों का जो वजूद था वो ब्लर नजर आ रहा था, लेकिन वहीं अभिमन्यु राठौड़ के वजूद को इस तरह से हाईलाइट करके दिखाया गया था जैसे कि वहां सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु राठौड़ ही हो और कोई देखने के लिए हो ही ना। अभिमन्यु राठौड़ ने उस पर किए गए कमेंट्स को ओपन करके पढ़ा तो वो कूद कर खड़ा हो गया, क्योंकि उसमें कई यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने उसमें अपने नंबर छोड़े हुए थे। कोई उसके पार्ट्स के बारे में बात कर रहा था कि वो कितना अच्छा कितना बड़ा है, तो कोई उसके बारे में बात कर रहा था कि वो सामने वाले को कितना सेटिस्फाई कर सकता है। जिस तरह से अभिमन्यु राठौड़ ने रात भर उन लड़कियों को दर्द दिया था, उसी तरह वहां कुछ ऐसी औरतें भी थीं जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करती थीं। उन्होंने अभिमन्यु राठौड़ के लिए कमेंट किया था कि वे जितने पैसे चाहे उतने उसे पे कर सकती हैं, अगर अभिमन्यु राठौड़ उनके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी होता है तो। शर्त सिर्फ ये थी कि अभिमन्यु राठौड़ ने जिस तरह से वीडियो में उन लड़कियों को सेटिस्फाई किया था उसी तरह से उन्हें भी करना है। अभिमन्यु राठौड़ को ये वीडियो पूरी तरह से एक प्रोस्टिट्यूट की तरह महसूस कर रहा था और मशहूर हो गया था, जिसकी इमेज पूरी दुनिया के सामने एक मेल प्रोस्टिट्यूट की तरह शो हो रही थी। अभी किसी को भी अभिमन्यु राठौड़ के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन सब के लिए अभिमन्यु राठौड़ अभी सिर्फ और सिर्फ एक मेल प्रोस्टिट्यूट बना हुआ था, जिससे वे अपने काम करवाकर उसे पैसे देने की बात कर रहे थे। अभी अभिमन्यु राठौड़ की पब्लिकली एक प्रोस्टिट्यूट उससे ज्यादा कोई इज्जत नहीं थी। अभिमन्यु राठौड़ अब बिल्कुल भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचा था। अगर वो कहीं बाहर भी निकलता तो भी सभी उसे मेल प्रोस्टिट्यूट ही समझते। अभिमन्यु राठौड़ ने खुद को संभाला और अपनी वाइफ की तरफ देखा, जो अभी भी बेड पर वैसे ही बिना कपड़ों के थी। अभिमन्यु राठौड़ ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोला, अब क्या तुम्हें अपना ये हाल दूसरों को भी दिखाना है? कपड़े पहनो और निकलो। पता नहीं ये किसने कर दिया है, इतने सालों की मेहनत और इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया। उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस पता चल जाए कि ऐसा किसने किया है। उसकी वाइफ बेड से उठी और अपने कपड़े पहनते हुए बोली, तुम भड़क तो इस तरह रहे हो जैसे कि तुम पहले किसी के साथ इंटीमेट हुए ही नहीं हो। और एक बात मिस्टर अभिमन्यु राठौर, जो भी है इसमें मेरा फेस या किसी लड़की का फेस नहीं आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है। ये तुम्हारी बदनामी है और तुम ये सोचो कि तुम्हें इससे बाहर कैसे निकालना है। और मैं अभी तक तुम्हारे साथ हूँ, इस बात की गनीमत मानो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हें डाइवोर्स देकर चले जाना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, तुम सच में बहुत कड़क हो और सेटिस्फाई करते हो। बस इसलिए तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस शक्ल से प्यार नहीं है, तुम्हारी उस चीज से प्यार है, क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है, समझे? और मुझे सेटिस्फेक्शन की जरूरत है, तुम्हारी शक्ल की नहीं। इतना कहकर उसने अपने कपड़े पहने और वो कमरे से बाहर चली गई। वहीं अभिमन्यु राठौड़ गुस्से से अपनी वाइफ को देखते हुए किसी को कॉल करने लगा। कॉल पिक होने पर उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था वीडियो डिलीट करवाने के लिए, लेकिन अभी तक ये वीडियो प्लेटफॉर्म से डिलीट क्यों नहीं हुआ? और हर जगह न्यूज चैनल पर भी यही आ रहा है, कैसे? तभी दूसरी तरफ से उससे कहा गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं हो रहा। न्यूज चैनल वाले हटाना ही नहीं चाह रहे, कह रहे हैं कि उन्हें किसी बड़े शख्सियत ने ऑर्डर दिया है कि ये न्यूज चैनल से हटना नहीं चाहिए। और मैंने कई बार इसे अपलोड करने वाले आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि सारा डाटा ही हटा दिया गया। कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये सब किसने किया है। तो बस कुछ दिन अपने घर में ही रहो और चुपचाप शांत बैठे रहो, जब तक 1-2 दिन में कोई नया टॉपिक आ जाए जो न्यूज हेडलाइन बन जाए, तब तक अपने आप सब तुम्हारी वीडियो को भूल जाएंगे। और अगर तुम्हें ज्यादा ही बाहर निकलने का शौक है तो निकलो बाहर और गालियां खाओ सबसे। इतना कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राणावत हवेली में अभिमन्यु अभी भी अपने लैपटॉप लेकर बैठा सारी चीजों को ऑब्जॉर्व कर रहा था। उसने अपने खास आदमी को अभिमन्यु राठौर पर नजर रखने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसे अभिमन्यु राठौर के द्वारा अनामिका को चोट पहुंचाने की गुंजाइश थी। क्योंकि अगर अभिमन्यु राठौर को यह पता चल जाता कि उसके साथ ये सब जो कुछ भी हुआ है वो अनामिका ने किया है, तो वो जरूर उसे चोट पहुंचा सकता था। इसलिए अभिमन्यु ने ही न्यूज रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल्स को ऑर्डर दिया था
कि ये वीडियो किसी भी हाल में न्यूज चैनल से हटना नहीं चाहिए, ताकि न तो ये वीडियो चैनल से हटे और न ही अभिमन्यु राठौड़ कुछ कर सके, क्योंकि जब तक ये वायरल होता रहेगा और हॉट टॉपिक बना रहेगा तब तक अभिमन्यु राठौड़ कुछ कर नहीं पाएगा। वहीं अभिमन्यु उसके आगे सोफे पर सो रही लड़की को देख रहा था। ना जाने क्यों उसमें कोई ऐसी कशिश थी जो उसे उसके चेहरे को निहारने पर मजबूर कर रही थी। क्या अभिमन्यु राठौड़ को पता चलेगा कि उसकी इस बर्बादी के पीछे कौन है, और क्या वो अपनी इस बर्बादी का बदला ले पाएगा? इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। सुबह के 8:00 जब अनामिका की आंखें खुली तो उसने चारों तरफ देखा और फिर उठकर सोफे पर बैठ गई, और उसने अंगड़ाई लेकर बेड की तरफ देखा तो वहां अभिमन्यु नहीं था। अनामिका ने खुद से ही मुंह बनाते हुए कहा, इस आदमी का भी कुछ पता नहीं चलता है, कब सोता है, कब जागता है, कहाँ जाता है, कुछ भी नहीं। बस जब देखो सामने मुंह सड़ाकर बैठा रहेगा और घूरता रहेगा। पता नहीं ये मॉम का बेटा कैसे बन गया। मॉम कितनी प्यारी है, और ये एक नंबर का अकड़ू खडूस कहीं का। क्या पता हॉस्पिटल में मॉम का बेटा चेंज हो गया हो। ये हो सकता है। एक बार मॉम से पूछना चाहिए कि मॉम, क्या ऐसा सिचुएशन हुआ था कि आप बेहोश थी और आपका बेटा बदल दिया गया हो, और आपका ओरिजिनल बेटा किसी और के पास चला गया होगा और उनका सड़ा हुआ प्रोडक्ट मॉम के पास आ गया हो। खुद से ही ये सब बड़बड़ाते हुए अनामिका उठी और जाकर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। आज भी उसे सारे ब्रांडेड कपड़े देखकर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी महसूस हुई कि वो ब्रांडेड कपड़े हर वक्त कैसे पहन सकती है। वो एक्सपेंसिव है, दाग धब्बे लग जाएं तो कैसे छूटेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब इतने बड़े करोड़पति की बीवी बनी है तो कुछ तो एडवांटेज लेना ही पड़ेगा। तो उसने एक लॉन्ग फ्रॉक निकाली, उसके साथ मैचिंग पर्स और सैंडल भी निकालकर उसने बेड के पास रख दिया। इस फ्रॉक के साथ उसने एक स्ट्रेट पैंट निकाला और कपड़े को बेड पर रखकर वो बाथरूम में नहाने चली गई। अनामिका लगभग आधे घंटे के बाद नहाकर टॉवल पहने बाहर आई। अभी उसने सिर्फ एक क्रीम कलर का टॉवल पहना हुआ था और उसके बालों पर भी टॉवल बंधा हुआ था। अनामिका के लंबे गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे और उसकी टॉवल भी सीने के पास से बंधी हुई थी, तो उसका अपर बॉडी पूरा नजर आ रहा था और उस पर गिरती बालों से पानी की बूंदें, और इस लुक में अनामिका कयामत ढा रही थी। अनामिका मिरर के पास आई और खुद के मिरर में इस लुक को देखते हुए बोली, वाओ, आई एम गॉर्जियस। कोई भी मुझे देखकर फिदा हो सकता है, लेकिन मेरा ये खड़ूस पति, इसकी शक्ल देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मुझ पर फिदा है। मेरी भी किस्मत खराब है जो ऐसा पति मिला। अब क्या कर सकती है अनु? वैसे भी तेरा ये पति तुझे डाइवोर्स देने वाला नहीं है, और अब तो मैं खुद नहीं चाहती कि वो मुझे डाइवोर्स दे, क्योंकि अब मैं उसकी बैंड बजाकर उसे रास्ते पर लेकर आऊंगी। अनामिका ने मिरर में उंगली दिखाते हुए कहा, तू इतनी हॉट एंड सेक्सी है अनु, तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने पति अभिमन्यु राणावत को जल्दी ही अपना दीवाना बना लूंगी, और वो भी इस तरह से कि वो मुझे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाएगा। आई प्रॉमिस यू। इतना कहकर अनामिका ने अपने बालों से टॉवल खोला और गोल घूमते हुए धीरे धीरे गुनगुनाते हुए डांस करने लगी, और कुछ ही मिनट में उसने अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए उसे सोफे पर फेंका और अपने बॉडी पर बंधे हुए टॉवल को खोलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने टॉवल हटाया और आईने की तरफ देखी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि सामने अभिमन्यु खड़ा था। अनामिका जोर से चिल्लाई, क्योंकि अभिमन्यु को वहां खड़ा देख अनामिका के होश उड़ गए थे। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्से का मिला जुला एक्सप्रेशन था। उसने तुरंत टॉवल को फिर से पकड़ लिया और खुद को ढकने की कोशिश की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनामिका की आवाज लड़खड़ा गई। अभिमन्यु ने अपनी जगह से हिले बिना अपनी एकटक नजरों से उसे घूरते हुए कहा, ये मेरा कमरा है और मैं जहां चाहूं वहां आ जा सकता हूं। सवाल तो ये है कि तुम ये क्या कर रही थी? अनामिका का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि अभिमन्यु अभी भी उसे ही देख रहा था। मैं क्या कर रही थी, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने गुस्से में कहा और जल्दी से बेड के पास जाकर फ्रॉक उठाने लगी। अभिमन्यु की आंखों में हल्की सी स्माइल उभरी, लेकिन उसकी आवाज हमेशा की तरह सख्त थी। फर्क पड़ता है मिसेस अभिमन्यु राणावत, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ये तो शुक्र मनाओ कि इस तरह से मैंने तुम्हें देखा है। अगर यहाँ मेरी जगह कोई और होता और उसने तुम्हें इस तरह से देखा होता तो? ये सब कहते हुए अभिमन्यु की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, और लगभग उसने ये सब अपने दांत पीसते हुए कहे थे। अनामिका ने झटके से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वाइफ? सच में? याद है तुम्हें, शादी के बाद पहली रात ही तुमने कहा था कि हमारे बीच सिर्फ नाम की शादी है। तो अब ये पति पत्नी वाला ड्रामा क्यों कर रहे हो? अभिमन्यु ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे अनामिका घबरा गई और पीछे हटते हुए बेड से जा टकराई। उसने जल्दी से अपनी फ्रॉक उठाई और खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी ये सारी हरकतें नहीं देख रहा? अभिमन्यु की आवाज सख्त और तीखी थी। तुम सोच रही हो कि तुम मुझे बदल दोगी, मुझे अपने इशारों पर नचाओगी? बहुत बड़ी भूल कर रही हो अनामिका। मैं अभिमन्यु राणावत हूँ, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अभिमन्यु की बात सुनकर अनामिका को गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से से कहा, और मैं भी अनामिका हूँ, कोई कमजोर लड़की नहीं जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊं। अभिमन्यु ने हल्का सा सिर झुकाया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा,
फिर तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसे कंट्रोल करता है, मिसेस राणावत। उसकी आवाज में एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो अनामिका को मदहोश कर रहा था। अनामिका खोई हुई सी अभिमन्यु के चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे कुछ था जो अनामिका को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी अनामिका और अभिमन्यु को रागिनी जी की आवाज सुनाई दी, क्योंकि अनामिका जो इतनी जोर से चिल्लाई थी उसे नीचे हॉल में बैठी रागिनी जी और कुछ सर्वेंट्स ने भी सुना था। अनामिका, क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह से चिल्लाई क्यों? ये पूछते हुए रागिनी जी जैसे ही कमरे के अंदर आईं, अभिमन्यु ने अनामिका को अपने सामने छुपा लिया। अभिमन्यु ने पूरी तरह से अनामिका को अपनी बाहों में भर रखा था और उसकी कमर को अपनी बाहों में लिया हुआ था। अभिमन्यु ने धीरे से रागिनी जी से कहा, कुछ नहीं मॉम, बस इसका पैर फिसल गया था। रागिनी जी ने परेशान होकर पूछा, पैर फिसल गया था? क्या उसे चोट लगी है? अनामिका बेटा, जल्दी से इधर आओ, मैं देखूं क्या हुआ है। अब बेचारी अनामिका सामने आए तो आए कैसे? एक तो वो सिर्फ टॉवल में थी और वो टॉवल भी पूरी तरह से उसकी बॉडी पर नहीं था। यूं कहें तो उसका पूरा बैक रिवील हो रहा था और सिर्फ उसने अपने आगे टॉवल से सीने को ढका हुआ था। अभिमन्यु ने अनामिका की सिचुएशन देखते हुए रागिनी जी से कहा, मॉम, मैं देख लेता हूँ, आप नीचे जाइए। रागिनी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अभिमन्यु उसे अनामिका के पास जाने क्यों नहीं दे रहा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये अच्छी बात है कि अभिमन्यु खुद अनामिका की केयर कर रहा है। तो रागिनी जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो डॉक्टर को बुला लेना, मैं जाती हूँ। ये कहकर रागिनी जी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गईं और अनामिका अभी भी अभिमन्यु के सीने से लगी खड़ी थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ आगे करके अनामिका की हिप्स को दबाते हुए कहा, मॉम चली गई है, अब भी तुम्हें मेरी बाहों में रहना है? फिर उसने हल्के से उसकी हिप्स पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अगर ऐसे रहना है तो फिर अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम्हें बहुत सारा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हार्डनेस तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। अनामिका ने जैसे ही ये अभिमन्यु के मुंह से सुना, उसने नजरें उठाकर उसे देखा और फिर थोड़ा सा अपने पैरों के बल ऊपर उठकर उसके गाल को अपनी इंडेक्स फिंगर से छूते हुए बोली, तो क्या करने का इरादा है? बीवी हूं आपकी, जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे कर लो। अनामिका के ये कहने से अभिमन्यु खुद 2 कदम पीछे हटने लगा। तभी उसके हाथ की घड़ी में टॉवल का धागा फंस गया और अनामिका के हाथ से टॉवल छूट गया। अब अनामिका पूरी तरह से अभिमन्यु के सामने बिना कपड़ों के थी और ये देखकर अनामिका को अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो अभिमन्यु ने जल्दी से टॉवल उठाकर उसकी बॉडी पर लपेटते हुए कहा, इट्स ओके, आई एम योर हस्बैंड, नॉट अदर पर्सन। ये कहकर अभिमन्यु वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा तो अनामिका ने कहा, आर यू श्योर यू आर माई हस्बैंड, नॉट अदर पर्सन? पर अनामिका के इस क्वेश्चन पर अभिमन्यु ने उसे कुछ नहीं कहा और वो कमरे से बाहर चला गया। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अनामिका ने अपने कपड़े चेंज किए और तैयार हो गई। उसने जब खुद को मिरर में देखा तो उसे खुद से ही शर्म आने लगी। उसका चेहरा पूरा पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने मिरर में खुद को देखते हुए कहा, अनु, तू इतनी बेशर्म कब से हो गई? तू पागल है? तू खड़ूस के आगे बिना कपड़ों के खड़ी थी और उसे सेड्यूस कर रही थी कि वो तेरे साथ कुछ करे। पागल कहीं की, अगर वो कुछ करना शुरू कर देता तो क्या करती? कहाँ जाती? ये सब कहते हुए अनामिका के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अनामिका अभी अभिमन्यु की हरकत को याद करके मुस्कुरा ही रही थी जब उसके दिमाग में एक बात खटकने लगी और उसने खुद से ही कहा, 1 मिनट, मैं मिस्टर खड्डूस के सामने बिना कपड़ों की थी और मिस्टर खड्डूस को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी लड़की जो कि उसकी वाइफ है, उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी है और उसे सेड्यूस कर रही है और फिर भी उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। हे भगवान, क्या मेरा पति गे है? क्योंकि अगर लड़की के सामने रहने के बाद भी एक मर्द की बॉडी मूवमेंट न करे तो वो तो गे ही हो सकता है। ये सोचकर अब अनामिका ने अपना सर पकड़ लिया और उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अनामिका परेशान होने लगी और उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं मिस्टर खडूस से डाइवोर्स ले लूंगी, क्योंकि जितना भी हो मैं एक लड़की हूँ और मैं एक स्ट्रेट पर्सन से ही शादी करूंगी, जिसके साथ आगे चलकर मेरी फिजिकल नीड्स पूरी हो और मेरे अपने बच्चे दुनिया में आए, जिन्हें मैं अपने अंदर महसूस करूं, उन्हें संभालूं, प्यार करूं, उन्हें दुनिया में लेकर आऊं। ये कहते हुए अनामिका का चेहरा उतर चुका था, क्योंकि अभिमन्यु था तो बहुत हॉट एंड सेक्सी बंदा, लेकिन अनामिका को देखकर उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई। अनामिका कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या पता अभिमन्यु के है। अनामिका नीचे आ गई, लेकिन वहां पर सिर्फ रागिनी जी बैठी हुई थी। वो कॉफी पी रही थी। तभी अनामिका को एक सर्वेंट ने कॉफी लाकर दी। अनामिका ने उसे थैंक यू बोलकर कॉफी ली और पीते हुए रागिनी जी को देख रही थी। वो बार बार उनसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पूछ नहीं पा रही थी। रागिनी जी ने कई बार उसे इस तरह देखा और फिर कहा, अनु बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। अगर तुम इस तरह से मुझसे कुछ पूछने के लिए हिचकिचाओगी तो ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है ना बेटा। चलो
जल्दी से पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तभी अनामिका ने कहा, मॉम, आप इतनी प्यारी हैं, लेकिन आपका बेटा इतना खड़ूस है, अकड़ू है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में अपने बेटे को जन्म देने के बाद बेहोश हो गई हो और आपका बेटा किसी ने बदल दिया हो और किसी और का सड़ा हुआ प्रोडक्ट आपके पास आ गया हो? रागिनी जी अनामिका की बातें सुनकर जोर से हंसने लगी और फिर वो प्यार से अनामिका के गाल खींचते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यही मेरा बेटा है जिसे मैंने जन्म दिया है, क्योंकि इसका चेहरा पूरा इसके पापा के जैसा है। तुमने अभी तक अपने फादर इन लॉ की फोटो नहीं देखी है ना? चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहकर रागिनी जी अपनी जगह से उठी और अनामिका को अपने कमरे में लेकर गईं। वहां दीवार के एक साइड में अनामिका को रागिनी जी और अभिलाष जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई नजर आई। उसे देखकर अनामिका हैरान होते हुए बोली, मॉम, अगर कोई बाई चांस अभिमन्यु को देख ले तो उन्हें यही लगेगा कि ये अभिमन्यु नहीं बल्कि पापा हैं। तो रागिनी जी ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैं गारंटी के साथ तुमसे कह रही हूँ कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में नहीं बदला गया। तभी अनामिका के मन में यही सवाल था, क्या अभिमन्यु सच में गे है या नहीं? और उसने अपने मन की ये बात अभी न पूछने के बारे में सोच लिया। फिर उसने रागिनी जी से कहा, मॉम चलिए ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं नाश्ता करूंगी और हाँ, ऑफिस से आने के बाद मैं आपकी और पापा की लव स्टोरी सुनना चाहती हूँ। रागिनी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गईं। रागिनी जी ने सर्वेंट से कहा और जल्दी ही अनामिका के लिए नाश्ता सर्व हो गया। अनामिका ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और रागिनी जी से बोली, माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है। तभी रागिनी जी ने उससे पूछा, अनु, तुम्हारे पास पैसे हैं? अनामिका ने कहा, हाँ कुछ पैसे हैं और मैं सोच रही हूँ कि आज या फिर कल मैं अपने फ्लैट जाऊँ समीरा के पास। वहां से जो भी मेरा थोड़ा बहुत सामान है उसे लेकर आ जाऊंगी। तभी रागिनी जी ने कहा, कल संडे है ना, तो हम दोनों साथ में चलते हैं। मैं भी समीरा से मिल लूंगी और बाकी तुम्हें जो लाना है तुम देख लेना, फिर दोनों साथ में ले आएंगे। रागिनी जी की बात सुनकर अनामिका ने कहा, ठीक है मॉम। फिर वो जल्दी से कमरे में गई, अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। उसके लिए ड्राइवर पहले से ही तैयार था, तो अनामिका ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु बुरी तरह से पागल हो चुका था। जब अनामिका बिना कपड़ों के उसके पास आई थी तो उसके अंदर जो हलचल हुई थी, जो डिजायर जगी थी, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने खुद को अनामिका को प्यार करने से, पैशनेटली किस करने से कैसे रोका था, ये सिर्फ अभिमन्यु ही जानता था। वो इस वक्त दूसरे कमरे के बाथरूम में था, जहां वो -डिग्री में कोल्ड वाटर यूज कर रहा था। मतलब अगर गर्मी के मौसम में भी -डिग्री कोल्ड वाटर को यूज करे तो इंसान जम जाए, और वहीं अभिमन्यु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी उसके अंदर की गर्मी कम नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में मिरर पर हाथ मारा और कहा, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तुम इस तरह से मेरे करीब क्यों आई? तुम्हें वैसे देखकर मन किया कि तुम्हें, जो मन कर रहा था कि तुम्हें बिस्तर पर इस तरह प्यार करूं कि तुम 2 दिन तक उठ ना पाओ। तुम्हारी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है अनु। मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ ये सिर्फ मुझे पता है। अगर मैं वहां और 2 मिनट रुकता ना तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाता। मैं तुम्हें इतनी वाइल्ड किस करता कि तुम्हारी पूरी बॉडी पर सिर्फ मेरे दिए लव बाइट्स के निशान होते। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अनु ओ अनु, प्लीज हेल्प मी। मैं अपनी इस डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? यू फील माई हार्डनेस बट आई एम नॉट रियलाइजिंग यू। अभिमन्यु इस वक्त अपनी सेक्स डिजायर को लेकर पागल हो रहा था। उसे बस अनु चाहिए थी जो उसे कंट्रोल कर सके, जिससे वो अपनी डिजायर पूरी कर सके, जिससे वो प्यार कर सके, जिसे वो लव बाइट्स दे सके। लेकिन वो अभी ये भी नहीं दिखाना चाहता था कि अनु के इस तरह से बिना कपड़ों के उसके सामने आने से उसकी क्या हालत हुई थी। वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। करीब आधे घंटे बाद जब अभिमन्यु को लगा कि अब वो थोड़ा रिलैक्स है, तो उसने शावर बंद किया। उसने लोअर पार्ट पर टॉवल लपेटकर वो बाहर आया और एक और टॉवल से अपने बाल पोंछने लगा। कमरे में आकर उसने मिरर में खुद को देखा। उसका चेहरा अब भी बुरी तरह से लाल था। उसने खुद को घूरते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स उमड़ रही हैं वो नेचुरल है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है कि हस्बैंड चाहे कितना भी सख्त मिजाज क्यों ना हो, अपनी वाइफ के सामने कमजोर पड़ जाता है। और जब वाइफ इतनी ब्यूटीफुल और प्रिटी हो तो फिर हस्बैंड क्या ही करे। उसने खुद को घूरा और गहरी सांस लेते हुए बोला, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूँ। कैसे रोक रहा हूँ ये सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं वापस इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। अनु प्लीज, मुझे अपने साथ रिश्ते में इतना मत बांधो कि मैं मजबूर हो जाऊं। मुझे अपनी बचपन की मोहब्बत को ढूंढना है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मेरी लाइफ में सिर्फ उसके लिए जगह होगी, किसी और के लिए नहीं। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। मैं ये शादी सिर्फ अपनी मॉम की वजह से कर रहा था, ताकि मॉम खुश रहे। क्योंकि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी, मैंने पहले उससे सारी बातें क्लियर कर लिया था कि मैं उसे लग्जूरियस लाइफ दूंगा और वो मुझ पर किसी तरह का हक नहीं जताएगी। लेकिन शादी वाले दिन तुम्हारा यूं अचानक आना और उस वक्त जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था, तो बस वो गुस्सा फूट पड़ा तुम पर और मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली। लेकिन अब
तुम्हें देखकर जो मेरा ये दिल पिघल रहा है उसे कैसे संभालूं। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अभिमन्यु की आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और बेड पर जा बैठा। सिर झुकाकर उसने अपनी हथेलियों को देखा, जो अब भी हल्के से कांप रही थीं। नहीं, मुझे खुद को काबू में रखना होगा, उसने खुद से कहा और रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अनामिका का चेहरा दिखा। उसके गीले बाल, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके सॉफ्ट मुलायम होंठ, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। तुम मेरी कमजोरी क्यों बन रही हो अनु? उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक और आवाज थी, जो उसे कह रही थी कि वो सिर्फ अपनी जिद में खुद से झूठ बोल रहा है। शायद मुझे सच का सामना करना चाहिए, शायद। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झटका। नहीं, मैं इस फीलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अभिमन्यु बेड से उठा और अपने कमरे में आ गया। लेकिन उसने देखा कि कमरा पूरा खाली था। अनामिका कहीं भी नहीं थी, लेकिन उसके फेंके हुए गीले टॉवल अभी तक सोफे पर पड़े थे। अभिमन्यु ने जाकर टॉवल उठाया और बालकनी में रैक पर उसे डाल दिया और खुद से ही कहा, ये लड़की पूरी पागल है, ना तो खुद अपने काम सही से करती है और ना ही दूसरों को सही से रहने देती है। इतना कहकर अभिमन्यु वापस कमरे में आया। उसने शू रैक से अपने शू निकाले और पहनकर अपना फोन लेकर वो कमरे से बाहर नीचे डाइनिंग हॉल में आ गया। उसने देखा पूरा हॉल खाली था। उसने एक सर्वेंट को बुलाकर रागिनी जी के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने बताया कि रागिनी जी अपने ऑर्फनेज गई है। ये सर्वेंट के कहने पर अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर मॉम आए और पूछे तो उन्हें बता देना। तभी सर्वेंट ने कहा, सर आप नाश्ता करेंगे? लेकिन सर्वेंट की ये पूछने पर अभिमन्यु ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, आप अपना काम देखो। ये कहकर अभिमन्यु विला से बाहर आया तो उसके लिए ड्राइवर उसकी कार लेकर पहले से तैयार था। ड्राइवर ने उसे आते हुए देखा तो तुरंत बैक सीट का दरवाजा खोला। अभिमन्यु जाकर बैक सीट पर बैठा और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करके ऑफिस की रास्ते पर दौड़ाने लगा। अभी भी अभिमन्यु के मन में अनामिका ही छाई हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सीट से अपना सर टिकाकर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अनामिका जब ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में एक तरह से हलचल मचा हुआ था। सभी किसी हैंडसम गाय के बारे में बातें कर रहे थे। अनामिका अपने कुलीग्स के पास गई तो वहां उसने देखा कि सभी किसी के बारे में बातें करें। अनामिका ने जाकर उनसे पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर, किसके बारे में बात हो रही है? तभी वेरोनिका ने कहा, यार तुझे पता है, कल इवनिंग में एक क्या मस्त हॉट बंदा हमारे ऑफिस में आया था। वो कहाँ से आया था पता ही नहीं चला, क्योंकि एंट्री गेट से तो उसे किसी ने भी आते हुए नहीं देखा। इसका मतलब वो ऑफिस में ही था, लेकिन वो कौन है और कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन यार, उसे देखकर ना हर लड़की के दिल में घंटी जरूर बजी होगी। अनामिका वेरोनिका की बात सुनकर उसे ना समझी के भाव से देखते हुए बोली, ऐसा भी कौन आ गया जिसे देखकर सबके दिल की घंटी बजी होगी? जरा मुझे भी बताओ। बताऊंगी नहीं, उस हैंडसम बॉय को दिखाऊंगी। एक लड़की ने सीसीटीवी फुटेज अपने फोन में दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये रहा वो लड़का जो कल शाम को ऑफिस में आया था। लेकिन कैसे आया था किसी को नहीं पता, क्योंकि वो ऑफिस के ऑफ होने के टाइम पर ऑफिस के अंदर से ही बाहर निकला था। अनामिका ने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था और उसकी शर्ट की सलवटें साफ बता रही थीं कि वो अपने चेयर से उठकर हड़बड़ाते हुए वहां आया था। उसके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। अनामिका ने फोन स्क्रीन पर देखते हुए कहा, तेरे पास ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आया? तभी उस लड़की ने अपने दांत दिखाते हुए अनामिका से कहा, वो क्या है ना, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मेरा नया बॉयफ्रेंड वर्क कर रहा है तो उसी ने दिया। अनामिका ने उसके सर पर मारते हुए कहा, न्यू बॉयफ्रेंड बनाने के बाद भी किसी और पर लाइन मार रही है, चल हट। इतना कहकर जैसे ही अनामिका अपने डेस्क की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी वहां पर हेड मैनेजर आ गया और वो बोले, अनामिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अनामिका ने उन्हें देखकर अपने कदम रोक लिए और उनकी तरफ मुड़ी और बोली, हाँ मैनेजर, बोलिए, आपको क्या पूछना था? मैनेजर की इस तरह से अनामिका को रोककर बात करने से सबकी नजरें अनामिका और मैनेजर पर ही जाकर रुक गई थीं। तभी मैनेजर ने सबकी तरफ देखने के बाद अनामिका से पूछा, अनामिका, कल तुम मेरे साथ बॉस के केबिन में गई थी ना, क्या तुमने देखा बॉस कैसे दिखते हैं? क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ जब गया था तब बॉस अपने चेयर पर बैक करके बैठे थे। क्या तुमने देखा उन्हें? क्योंकि तुम उनके केबिन में बहुत देर तक रुकी थी। मैनेजर की सवाल सुनकर सभी के कान खड़े हो गए और सभी अनामिका को गौर से देखने लगे। ये सवाल सुनकर अनामिका भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि वो किसी को भी अभिमन्यु के बारे में ऐसे तो नहीं बता सकती थी। सभी उसने कहा, नहीं मैनेजर, वो एक्चुअली जो केबिन में नमन बॉस और बाकी जो दो सर थे ना, मुझसे उन्होंने ही क्वेश्चन किए थे। और जो भी आप बोल रहे हो, बॉस ने तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, वो तो चेयर पर ही बैठे हुए थे और उनकी बैक हमारी तरफ थी। अनामिका की बात सुनकर मैनेजर ने मायूसी से अपने हाथ को जोर से झटकते हुए कहा, सीट यार, मुझे लगा कल तुमने उनका चेहरा देखा होगा,
तो तुम हमें बता सकती हो कि वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। मैनेजर को सब बताने के बाद अनामिका जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई और अपना काम करने की कोशिश करने लगी। बाकी सब भी टाइम होने पर अपने अपने डेस्क पर जाकर बैठ गए और अपने अपने काम करने में लग गए। वहीं वेरोनिका अनामिका के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर झुकते हुए उससे बोली, यार अनु, सुन ना, अगर तूने अभिमन्यु बॉस को देखा है तो प्लीज यार बताना, वो कैसे दिखते हैं हॉट एंड सेक्सी यार। तुझे तो पता है कि मुझे वो कितने पसंद है। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाएं। क्या गजब का नजारा होगा ना, जब अभिमन्यु बॉस मेरे बॉयफ्रेंड बन जाएंगे और पूरा ऑफिस उन्हें मेरे साथ देखकर जलेगा। प्लीज बताना यार। वेरोनिका की बातें सुनकर अनामिका को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो वेरोनिका का कुछ कर नहीं सकती थी अभी, क्योंकि अगर वो अभिमन्यु को लेकर उसे कुछ कहती तो उस पर ही डाउट जाता। इसलिए अनामिका ने कहा, वेरोनिका, मैंने अभी मैनेजर सर से कहा ना कि मैंने अभिमन्यु बॉस को नहीं देखा, क्योंकि उनका फेस हमारी तरफ नहीं था। तभी वेरोनिका ने पूछा, अच्छा ये बता, तुझे बॉस के केबिन में क्यों बुलाया गया था, और काफी देर तक तू वहां थी? शायद मैंने तुझे तेरे डेस्क पर नहीं देखा था, बता ना। उसके सवाल को सुनकर गहरी सांस लेकर अनामिका ने कहा, वो क्या है ना, कल ऑफिस के कंप्यूटर हैक हो गए थे और मैं कोडिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, तो बस इसलिए मुझे क्वेश्चंस करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वो तो नमन सर ने ही किया था। अभिमन्यु बॉस ने सिर्फ ये पूछा था कि कंप्यूटर नंबर 302 किसका है, तो मैंने बताया था कि मेरा है। बस इतना ही और कुछ नहीं। अनामिका की बातें सुनकर वेरोनिका बोली, ठीक है, चल तू अपना काम कर, और आज तो तू लंच करेगी ना, तो मैं तुझे बुलाने आ जाऊंगी। इतना कहकर वेरोनिका चली गई। अनामिका उसे घूरती नजरों से देखने लगी और उसकी एक्टिंग करते हुए बड़बड़ाई, अभिमन्यु बॉस के बारे में बताना, तुझे तो पता है मैं उन्हें कितना पसंद करती हूँ। अगर वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाएंगे तो क्या गजब का नजारा होगा ना, पूरा ऑफिस हमें साथ देखकर जलेगा। माय फुट, मेरे हस्बैंड को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है? कोशिश करके देख, मैं तेरी ये पतली पतली टांगे तोड़ दूंगी। और अगर उसने तुझे लाइन दी ना तो फिर उसकी भी खैर नहीं, उसे तो मैं मॉम के सामने मारूंगी। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अनामिका को वेरोनिका की बात जैसे जैसे याद आ रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वो कंप्यूटर में इतनी जोर से टाइप कर रही थी कि बोर्ड की कीट कीट की आवाज पूरे डिपार्टमेंट में गूंज रही थी। सभी एक पल को अपना काम रोककर अनामिका को देख रहे थे कि आखिर वो कर क्या रही है, जो इतनी जोर से बटनों के क्लिक करने की आवाज आ रही है। कुछ देर ऐसे करते रहने के बाद जब अनामिका को यह महसूस हुआ कि डिपार्टमेंट के सभी लोग उसे घूर रहे हैं, तो उसने अपनी उंगलियां रोकी और चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी एक कुलीग हिमानी ने कहा, अनु, तुझे हो क्या गया है? इस तरह से कोई काम करता है क्या? कंप्यूटर के की बोर्ड भी टूट जाएंगे, फिर तुझे ही हेड मैनेजर की बातें सुननी पड़ेंगी। आराम से काम कर। अनामिका ने उसकी बातें सुनकर पहले तो सबकी तरफ देखा, फिर कहा, सॉरी यार, बस दिमाग काम नहीं कर रहा था, उलझी हुई हूँ कहीं। तभी हिमानी ने कहा, फालतू चीजों को अपने दिमाग से निकाल और काम पर ध्यान दे। अनामिका ने हाँ कहा और अब रिलैक्स होकर अपना काम करने लगी। कुछ देर में उसने देखा कि जो गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था और वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर निकल रहा था, उसकी वजह से उसकी कोडिंग भी गलत हो गई थी, जिसके कारण उसे पूरा काम फिर से करना पड़ रहा था। अनामिका ने खुद से ही कहा, इसलिए कहते हैं गुस्सा दिमाग पर हावी होने से शैतान भी हावी होता है, क्योंकि जो कोड मैं एक हफ्ते से बना रही थी वो कोड आज पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेकिन ये सब वेरोनिका की वजह से हुआ है। ये आकर मेरे ही सामने मेरे ही पति की हॉटनेस की तारीफ कर रही थी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? और वैसे भी मेरा पति कौन सा उसके पीछे पड़ा है जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था? मुझे ये तो सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, चल पड़ी घोड़े पर सवार। इतना कहकर अनामिका ने अपने ही सिर पर चपत मारी और अपना काम करने लगी। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए। लंच का टाइम हो चुका था, तो बाकी सभी लंच करने के लिए जा रहे थे। अनामिका अभी भी अपने चेयर पर बैठी हुई थी। तभी वेरोनिका उसके पास आई और बोली, ओए मैडम, आज भी तुझे लंच नहीं करना है क्या? चल ना, साथ में लंच करते हैं। फिर वेरोनिका अनामिका के कंधे के पास झुकते हुए धीरे से उसके कान में बोली, वैसे विवेक ने कॉल किया था, उसने कहा है कि आज लंच उसकी तरफ से है, तो तू चल रही है ना? विवेक का नाम सुनकर एक पल को अनामिका चौंक गई। फिर उसने कहा, विवेक कब आया दिल्ली से? वेरोनिका मुस्कुराते हुए बोली, सरप्राइज है तेरे लिए विवेक। अनामिका और वेरोनिका, समीरा इन सब का सीनियर है, और हेड मैनेजर के बाद अगर कोडिंग डिपार्टमेंट में किसी की बात को तवज्जो दी जाती है तो वो विवेक है। और वही विवेक अनामिका की क्यूटनेस, उसकी बदमाशियां और उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो गया और उसे पसंद करने लगा। ये बात पूरे डिपार्टमेंट में सबको पता थी, और ये खुद अनामिका को भी पता था कि विवेक उसे पसंद करता है। उसे कानों कान खबर भी मिली थी कि इस साल अनामिका के बर्थडे के टाइम विवेक उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन बेचारी अब क्या करे? अब तो उसकी शादी हो चुकी है, और वो भी उसके डिपार्टमेंट के हेड सीनियर से नहीं बल्कि पूरे कंपनी के बॉस से।
अनामिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी वेरोनिका ने उसे हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गई? बोलना चलेगी? वो वेट कर रहा है। अनामिका ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है चलो, वैसे भी बहुत जोर की भूख लगी है। ये कहते हुए अनामिका ने अपने कंप्यूटर को शट डाउन किया और अपनी चेयर से उठते हुए अपना पर्स उठा लिया। उसका पर्स देखकर वेरोनिका ने हैरानी से पूछा, अनु यार, तेरा पर्स कितना खूबसूरत है। तुझे पता है ये लेटेस्ट डिजाइन है और ये ओनली 1 पीस है। इसकी प्राइस 3 लाख है। अनामिका एक बार फिर से वेरोनिका की उसकी पर्स की प्राइस बताने पर हैरानी से उसे देखने लगी और आखिर में चिढ़ते हुए बोली, क्या यार, तू मेरे कपड़े, मेरे पर्स, मेरी चीजों के प्राइस क्यों बताती रहती है? तभी वेरोनिका बोली, यार, तू इतनी एक्सपेंसिव चीजें पहनकर और लेकर आएगी तो लोग तो देखेंगे ही ना। वैसे एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से जो तू इतनी एक्सपेंसिव और ब्रांडेड चीजें खरीद रही है? अनामिका आगे चलती हुई बोली, मैंने नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने दिया है। वेरोनिका अनामिका की बातें सुनकर चौंक गई और जल्दी से उसके पास जाकर बोली, क्या कहा तूने? तेरा हस्बैंड? तूने शादी कर ली? लेकिन किससे? अरे यार, तुझे पता तो है कि विवेक तुझे प्यार करता है और तू किसी और से शादी कर चुकी है। ऐसा कैसे कर सकती है तू उसके साथ? तभी अनामिका ने हड़बड़ाते हुए कहा, पागल है क्या? तेरे कान बज रहे हैं। मैंने हस्बैंड नहीं, फ्रेंड कहा। मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है क्योंकि वो अभी लंदन में है और वहाँ की टॉप कंपनी में जॉब करता है और ये पर्स वहाँ से बाय करने पर कम प्राइस पर था, इसलिए उसने मेरे लिए ये भिजवा दिया। समीरा के लिए भी भेजा है, लेकिन वो अभी आई नहीं है, इसीलिए तुझे नहीं पता। जब आएगी तो देख लेना। अनामिका ने अपने शब्दों से वेरोनिका को पूरी तरह से घुमा दिया था। अनामिका और वेरोनिका दोनों ही ऑफिस से बाहर निकली तो देखा कि सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज खड़ी थी और ठीक उसके सामने एक हैंडसम सा नौजवान खड़ा था जो मर्सिडीज से पीठ टिकाकर अपनी फोन में आंखें गड़ाए कुछ देख रहा था। तभी वेरोनिका ने उसे आवाज देते हुए कहा, विवेक। विवेक ने उनकी तरफ देखा और उसकी निगाहें जैसे ही अनामिका पर गईं, उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ा तो वेरोनिका जाकर उसके गले लगी और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, गुड जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हो और जल्दी से अनामिका को प्रपोज करो, फिर हमें बड़ी सी पार्टी दो। ये कहकर वो साइड हुई तो विवेक आगे बढ़ा और अनामिका को गले लगा लिया। अनामिका एक पल को हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने एक दोस्त की तरह विवेक की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम दिल्ली से कब आए? तुमने बताया भी नहीं। तभी विवेक ने कहा, मैं आज ही सुबह दिल्ली से आया हूँ और कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगा, लेकिन चाहता था कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, इसलिए मैंने वेरोनिका को कॉल करके तुम्हें लंच के लिए बोलने को कहा। अब चले लंच के लिए? अनामिका ने कहा, हाँ ठीक है चलो। वेरोनिका पहले ही कार की बैक सीट पर बैठ चुकी थी। विवेक ने आगे बढ़कर अनामिका के लिए पैसेंजर सीट का डोर खोला और उसे बड़े ही प्रिंसेस स्टाइल में बैठने के लिए कहा। अनामिका मुस्कुराकर बैठ गई क्योंकि वो अभी विवेक का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उसने सोचा था कि वो विवेक को अकेले में सब कुछ अच्छे से समझाएगी ताकि विवेक का दिल भी ना टूटे और अनामिका को उसे ये सब बताने में बुरा भी ना लगे। वहीं कोई था जो अपनी जलती हुई निगाहों से ये सारा सीन देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था, जो फोन पर बात करते हुए अपनी कैबिन के ग्लास विंडो के पास आ गया था और नीचे देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें नीचे गईं और उसने देखा कि अनामिका किसी लड़के से गले मिल रही है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे अभी वो उस लड़के के हाथ पैर तोड़ देना चाहता हो। उसने खुद से ही कहा, तुम किसी और के करीब जाओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर उसने कोडिंग डिपार्टमेंट के हेड मैनेजर को कॉल किया और उससे कुछ कहा। इसके बाद उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा, अब देखता हूँ तुम कहाँ जाती हो। अब तो तुम्हें मेरे ही पास आना होगा और तुम्हारा ये कहना कि मेरा चेहरा खड़ूस है, तो अब तुम्हें हर वक्त यही खड़ूस चेहरा देखना होगा। अभिमन्यु के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे कि उसने अनामिका के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे और जो रास्ता उसके पास पहुंचता था सिर्फ वही खुला था। जैसे ही कार पार्किंग से बाहर निकली, अनामिका ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी। विवेक ड्राइव कर रहा था और वेरोनिका बैक सीट से लगातार हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन अनामिका का मन कहीं और था। उसका दिल इस बात को लेकर बेचैन था कि वो विवेक को अपने और अभिमन्यु की शादी के बारे में कैसे बताएगी और उसका रिएक्शन कैसा होगा। अनु, क्या हुआ? तू इतनी शांत क्यों है? वेरोनिका ने उसकी ओर देखकर कहा। कुछ नहीं यार, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, अनामिका ने जबरन मुस्कान देते हुए कहा। विवेक ने एक नजर अनामिका पर डाली और फिर वापस सड़क पर ध्यान देने लगा। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम परेशान हो। चलो पहले अच्छे से लंच करते हैं, फिर बात करेंगे। अनामिका ने कुछ नहीं कहा। वो बस खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अभिमन्यु का ख्याल चल रहा था। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी जिसका नाम है हर डेंजरस विलन। अनामिका, विवेक और वेरोनिका तीनों ही ऑफिस से कुछ दूरी पर बने एक ओपन रेस्टोरेंट में गए और एक कॉर्नर टेबल पर जाकर बैठ गए। विवेक ने वेटर को आवाज देकर बुलाया और अनामिका और वेरोनिका से उनका ऑर्डर देने के लिए कहा। तो वेरोनिका अपना ऑर्डर बताने लगी, लेकिन जब अनामिका से पूछा गया तो अनामिका ने कहा, कुछ भी ऑर्डर कर दो मेरे तरफ से, मुझे कुछ भी स्पेशल का मन नहीं है।
तभी विवेक ने अनामिका के लिए खुद ऑर्डर किया। अनामिका का मूड खराब देखकर विवेक ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा। जैसे ही अनामिका ने यह महसूस किया, उसने झटके से अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तभी विवेक ने उससे कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम इस तरह से घबरा क्यों रही हो? हम तो पहले भी एक दूसरे का हाथ पकड़े थे, तो अब क्या हुआ? विवेक को अनामिका का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। उसके इस सवाल को सुनकर अनामिका अपनी घबराहट छुपाकर अपने दांत दिखाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक से हुआ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए। तभी विवेक ने एक बार फिर से अनामिका के हाथ को पकड़ना चाहा, तो अनामिका ने कहा, ऑर्डर आ गया, खाना खाते हैं, भूख लगी है। वेटर के टेबल पर ऑर्डर रखते ही अनामिका ने खुद प्लेट में खाना लेकर खाना खाने लगी। वेरोनिका और विवेक ने भी खाना शुरू किया और दोनों बात कर रहे थे और कुछ कुछ देर में अनामिका से भी पूछ रहे थे, तो वो हाँ, हूँ करके जवाब दे रही थी। लेकिन अब भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभिमन्यु को अगर इस बारे में पता चला तो उसका गुस्सा कैसा होगा, क्योंकि जब उसने सिर्फ इंटीमेट वीडियो देखने के बारे में उसके सामने हामी भरी थी, तो अभिमन्यु का गुस्सा कितना खतरनाक हो गया था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ किसी और की इंटीमेट वीडियो देखे। तो क्या अगर उसे ये पता चलेगा कि किसी और ने उसकी वाइफ को गले लगाया, उसका हाथ पकड़ा था, तो वो क्या करेगा? अनामिका को विवेक के लिए भी डर लग रहा था, क्योंकि अभिमन्यु उसका बॉस था और विवेक एक मामूली सा इंजीनियर, उसके सामने क्या ही कर लेता। अनामिका ने जल्दी जल्दी अपना लंच फिनिश किया और कहा, मुझे जल्दी जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है जो मैं टाल नहीं सकती, इसलिए प्लीज जल्दी करो और चलो। विवेक ने कहा, रिलैक्स यार, कितना काम काम करती रहती हो, कुछ देर तो यहाँ मेरे साथ बैठो, अभी तो लंच टाइम खत्म होने के लिए भी आधा घंटा बाकी है, क्यों इतना हड़बड़ा रही हो? तभी अनामिका ने थोड़े तेज लहजे में कहा, विवेक, मैंने कहा, मुझे जाना है, मतलब जाना है, मैं वेट नहीं कर सकती, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो बोलो, मैं अकेली चली जाती हूँ। अनामिका की इस तरह तेज आवाज में बोलने से वहाँ बाकी की जो कस्टमर थे वो उनकी तरफ देखने लगे थे और विवेक और वेरोनिका वो दोनों हैरानी से अनामिका को देख रहे थे। अनामिका को थोड़ी सी बात के लिए इतना गुस्सा करते देख विवेक ने कहा, इट्स ओके, हो गया, चलते हैं। विवेक ने वेरोनिका की तरफ देखा तो वेरोनिका ने ना में अपना गर्दन हिला दिया, जैसे वो कहना चाहती हो कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी तीनों ने लंच खत्म होने पर विवेक ने बिल पे किया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। इस बार अनामिका पहले ही जाकर बैक सीट पर बैठ गई, वेरोनिका भी जाकर बैक सीट पर बैठी और विवेक एक ड्राइवर की तरह कार स्टार्ट करके वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद ऑफिस के गेट पर विवेक ने अनामिका और वेरोनिका को छोड़ा और उसने अनामिका से कहा, अनामिका, अगर तुम फ्री हो तो रात को डिनर करें, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। अनामिका कुछ देर तो उसका चेहरा ही देखती रही, फिर अपने सेंस में आते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी विवेक, लेकिन मुझे घर जाना है और डिनर मैं समीरा के साथ कर लूंगी, थोड़ा काम है, इसलिए अभी नहीं, मैं जब फ्री होती हूँ तो तुम्हें बताती हूँ कि हम कब बात कर सकते हैं। विवेक को कुछ अजीब लगा, फिर भी उसने कहा, ठीक है, टेक योर टाइम। अनामिका जितनी फुर्ती से हो सकती थी उतनी फुर्ती से वो ऑफिस के अंदर भागी और जल्दी से अपने डिपार्टमेंट में आकर अपनी डेस्क पर बैठकर उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, बच गई। अब इस विवेक को कैसे समझाऊं कि मेरी शादी हो गई है और जिस इंसान से शादी हुई है वो इतना खतरनाक है कि वो चुटकी बजाकर उसे गायब कर सकता है। क्या करूं अब, मुझे तो इसके बारे में कोई ख्याल ही नहीं था। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अभी अनामिका ने इतना कहा ही था कि उसके डेस्क पर रखा इंटरकॉम बज उठा। इंटरकॉम के बजते ही अनामिका ने अपने सर को ऊपर उठाया और ऊपर सीलिंग की ओर देखते हुए बोली, गॉड जी, मैंने आपसे हेल्प मांगा था, मुसीबत नहीं। आप बड़े फास्ट हो मुसीबत देने के लिए। आपको मैं हंसती खेलती अच्छी नहीं लगती हूँ ना, इसलिए आप एक पर एक मुसीबत मेरे नाजुक कंधों पर डालते रहते हो। पहले ये मेरा खड़ूस पति, जिसे आपने मेरी जिंदगी में मेरे सर पर लाकर बैठा दिया है, वो इतना इतना खतरनाक है कि उसके सामने मुंह खोलने से पहले सोचना पड़ता है कि उसे क्या बोलूं। कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उसे गुस्सा आ गया तो फिर से मेरी ही सामत आने वाली है। और अब ये विवेक, इसका मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनामिका अभी अपने गॉड जी से बात कर ही रही थी कि इंटरकॉम बजकर बंद हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से बजने लगा। तभी अनामिका ने जल्दी से कॉल उठाया तो उसे उसके हेड मैनेजर ने बुलाया था। दूसरी तरफ से हेड मैनेजर ने कहा, अनामिका, अपनी कोडिंग की फाइल और जिस कोड पर तुम काम कर रही हो उसकी डिटेल्स लेकर मेरे केबिन में आओ। अनामिका ने ओके कहकर कॉल कट किया और जितनी भी काम उसने किया था इस मंथ उसकी सारी डिटेल्स उसने एक पेन ड्राइव में सेव किया। वो पेन ड्राइव और फाइल लेकर अपनी जगह से उठी और हेड मैनेजर के केबिन के पास जाकर रुकी। उसने डोर नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, यस कमिंग। अनामिका अंदर गई और पेन ड्राइव और फाइल उन्हें देते हुए बोली, सर, इस मंथ कोडिंग की कुछ डिटेल्स फाइल में है और जिस पर मैं अभी काम कर रही थी उसकी डिटेल पेन ड्राइव में है। तभी मैनेजर ने अनामिका से कहा, ठीक है, मैं ये देख लूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुमसे पूछ लूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया, मुझे तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारा कोडिंग डिपार्टमेंट के वर्क का पेमेंट डिटेल्स क्लियर किया जा रहा है। ये सुनकर अनामिका एकदम से चौंक गई। उसका पेमेंट डिटेल्स क्लियर किया जा रहा है, लेकिन क्यों? तभी मैनेजर ने कहा, क्योंकि आज से तुम्हें शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट किया जा रहा है?
सुनकर अनामिका ना समझी से हेड मैनेजर को देखने लगी, क्योंकि वो ऑफिस में स्पेशल कोडिंग डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफर की गई थी। तभी मैनेजर ने कहा, तुम्हें अभिमन्यु बॉस की असिस्टेंट के तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है। अभी 5 मिनट के अंदर जाकर तुम्हें बॉस को रिपोर्ट करना है। तो जाओ, और अब से तुम उनकी ही केबिन में काम करोगी। नाउ गो। मैनेजर की इतना कहने पर अनामिका की आंखें बाहर आ गईं, और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो 2 फीट ऊपर उड़कर नीचे जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर गई है। उसकी हड्डी पसली टूट गई हो। वो कुछ देर तक तो मैनेजर को आंखें फाड़े देखती रही, तो मैनेजर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अब जाओ। अब अनामिका धीमे कदमों से हेड मैनेजर के केबिन से बाहर निकली, और उसने फिर से भगवान जी की तरफ ऊपर देखते हुए कहा, वाह भगवान जी, वाह। मैंने मुसीबत का नाम लिया था, आपने तो मुझे सीधे मुसीबत के केबिन में भेज दिया। घर पर क्या कम था, जो ऑफिस में भी। पता नहीं आज मेरा क्या होगा। चल अनामिका, देखते हैं आज तेरी किस्मत में क्या लिखा है। अनामिका अभिमन्यु की केबिन में जाने के लिए अपने डेस्क पर आई, और अपना समीरा का फोटो फ्रेम और बाकी जो भी उसके सामान थे वो अपने पर्स में रखने लगी। वो अपने मन में ही अभिमन्यु को कोस रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभिमन्यु की केबिन में जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, क्योंकि अभिमन्यु तिलमिलाया हुआ अपने केबिन में बैठा अनामिका के आने का इंतजार कर रहा था। क्योंकि विवेक ने अनामिका को गले लगाया था, वो तो अभिमन्यु ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर विवेक ने अनामिका के हाथों को पकड़ा था, ये अभिमन्यु ने कैमरा की आंखों से देखा था। क्योंकि अनामिका और विवेक ऑफिस से निकलकर बाहर गए ही थे कि अभिमन्यु ने भी किसी को अनामिका और विवेक के पीछे जाने का ऑर्डर दिया था, और उनके पीछे जो गया था उसने अपने फोन के कैमरे की आंखों से अभिमन्यु को वो सारा नजारा दिखाया था। और उस नजारे को देखने के बाद से अभिमन्यु का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था, जैसे कि कोई उसके सामने आए और वो उसी इंसान पर अपना सारा गुस्सा निकाल दे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बकरा अभिमन्यु के केबिन में गया ही नहीं था, लेकिन शायद अब अनामिका ही वो बकरी थी जो अभिमन्यु के गुस्से के आग में जलने वाली थी। अब क्या करेगा अभिमन्यु अनामिका के साथ? क्या इनके बीच का रिश्ता सुधरेगा एक साथ रहने पर, या दोनों का गुस्सा एक दूसरे को टक्कर देगा? इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हर डेंजरस विलन।